शुरुआती दौर में जो निवेशक होता है ना, वो क्या गलती करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए? आज डालो कल निकालो, आज डालो कल निकालो, ये निवेश नहीं होता जी। तेरे को पता है मेरे पैसे दुगने हो जाएंगे, चौगने हो जाएंगे, छठे को। ये सुनने में मज़ा बहुत आता है, पर ये मज़े तक ही सीमित है। पहली चीज़ जो आपके हाथ में है वो आप पैसा कितना डाल सकते हो। रिटर्न्स जो है वो आपके हाथ में नहीं है। तो क्या करो, लंबे समय के लिए बैठ जाओ। इतना लंबे समय के लिए बैठ जाओ कि कम रिटर्न्स भी हों, वो नंबर बहुत बड़ा होता है। तो आप तो 10-15 साल से नीचे बात ही नहीं करते, समझ नहीं आता। यही तो 500 कंपनी है जो देश को आगे लेके जाएंगी। और मैं आपको भगवान कसम एक बात कह रहा हूँ, जो बंदा टीवी पे आके भी बोल के जाते हैं ना कि भाई मार्केट्स ऊपर होंगी, नीचे होंगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, सारे झूठे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। जिस तरीके से मैं रोज भाजी तरकारी खरीदता हूँ, उस तरीके से मैं रोज शेयर करता हूँ। चाहे वो ऊपर हो, चाहे वो नीचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक शेयर नहीं बेचूंगा। आज खरीद परसों बेच, आज खरीद कल बेच। अरे कैसे पैसे बनाओगे उस आदमी की तरह? फिर तुम बोलो नहीं हम तो पैसे बना ही नहीं सकते, मार्केट सट्टा है, मार्केट जुआ है। अरे तुम गधे हो, तुम मंदबुद्धि हो। भाई सक्सेस कैसे आती है? सक्सेसफुल लोगों को कॉपी करने से आती है। तो भाई देख लो वॉरेन बफेट साहब क्या कर रहे हैं, हमने तो वही किया है और यहाँ बैठे हुए हैं, आज हम भी ज्ञान दे रहे हैं। मेरा ज्ञान सिर्फ ये, जब गिरे खरीद लो। रेपिटेशन इज द मदर ऑफ मैस्ट्री। इतना रेपिटेशन करो, इतना रेपिटेशन करो कि आप स्वयं बोर हो जाओ। तो जब आप काम में बोर होने लग जाते, यार काम में बोर हो, तो अब तब एक्साइट हो जाओ कि पैसा बनाने का टाइम आ चुका है। आप नियमित तरीके से बॉन्ड्स में भी पैसा डाल सकते हैं, आप नियमित तरीके से क्रिप्टो में भी पैसा डाल सकते हैं, आप नियमित तरीके से म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा डाल सकते हैं, किसी में भी डाल सकते हैं। एसआईपी मतलब नियमित तरीके से डालना। कहाँ एसआईपी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? अपनी पर्सनल एसआईपी दिखाइए। पर्सनल कोई नहीं दिखाता जी। पूरी 2016 से लेके आज तक आपने दिखाइए। मैं दिखाना चाहता था लोगों की 8 साल इंतजार करने का कितना बड़ा फायदा हुआ है। कोई भी चीज़ और रिकमेंडेशन मत लेना प्लीज, उसको एग्जाम्पल की तरह लेना। तो क्या कुछ ऐसा भी होता है जिससे टैक्स बचाया जा सकता है? फिर तीसरे बैंक में जाओगे, ये दोनों ये कह रहे हैं और इस वक्त क्या बात हो, दोनों मरवाएंगे आपको, मैं बता। तो आपके पास तीनों इन्फॉर्मेशन आ गई। ये तो भारतीय घर में होता ही है कि रियल एस्टेट में डाल दें या सोना में डाल दें, इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? ट्रम्प भाई आ गए, उन्होंने बोल दिया कि मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा, मैं ये टैरिफ लगा दूंगा, गोल्ड का भाव। अब अचानक से ट्रम्प और चाइना दोस्त बन रहे हैं, दिख रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गोल्ड का भाव 7,000 रुपये तोला गिर गया। वो कभी कभी चढ़ती कला होती है जो 10-15 साल में एक बार आती है, पर मैंने रियल एस्टेट को 10-10 साल रुके हुए भी देखा है। ऐसा बहुत कम होता है कि आप किसी गेस्ट को लेके आओ और बार बार ये डिमांड आए कि उनको लेकर के आओ, मुझे ये सवाल जानना है, मुझे वो सवाल जानना है, और फिर मैं और मेरी टीम ये मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, उनको बुलाया जाए। और वो गेस्ट कोई और नहीं बल्कि संजय कथुरिया जी हैं। आप जानते होंगे कि वो इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको आज बुलाओ तो 1 महीने बाद समय मिलता है। आज फिर मैं उनको लेकर के आया हूँ और आपके उन सभी सवालों का। खासकर क्या होता है ना कि बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत अपना पैसा बचा के रखते हैं, उनको लगता है कि सही सलाह मिल जाए तो हम उसको कहीं डाल पाएँ। और अच्छी बात क्या है ना कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको फ्री में वो एडवाइस मिलेगी। और मैं शुक्रगुजार हूँ संजय जी का भी, जो आते हैं और बहुत ईमानदारी से इस चीज़ों को रखते हैं। तो यकीन मानिए कि आज जो पॉडकास्ट मैं आपको देने वाला हूँ, वो सारी वो दुविधाएं दूर हो जाएंगी कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ से ज़्यादा बेहतर मिलेगा, कहाँ रिस्क कम होगा, कहाँ पे पैसा डालना उचित होगा। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे सवाल हैं आपके जिस पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले संजय सर का स्वागत करते हैं और हम शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सर्वेश जी, थैंक यू सो मच। आपका समय मिलना बड़ा मुश्किल होता है और ये जनता इतना कमेंट करती है ना कि समझ में नहीं आता कैसे जवाब दें। नहीं, अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम लोग खुद भी बहुत कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो हमारे खुद के चैनल्स पे भी हमारी हफ्ते की 3 लंबी वीडियोस जाती हैं। अच्छा। तो वो भी एक मैसिव कमिटमेंट है, कंटिन्यू रखना उसको और टाइमली बेसिस पे कंटेंट देना। और उसके अलावा कुछ और एंगेजमेंट्स हो जाती हैं। तो पहले थोड़ा सा फ्री थे तो पहुंच जाते थे जल्दी, अभी सॉरी थोड़ा टाइम लग जाता है आप तक आने को वापस। एक बताते जरूर है। देखो ये इस मामले में तो मैं अब तो लोगों से कहता हूँ कि संजय जी मेरे मित्र हैं, अब तो मैं ये भी कहता हूँ। लेकिन उसका एक जो दूसरा पहलू ये है ना कि बहुत से लोग आपका नंबर मुझसे मांगते हैं जी। अब समझ में नहीं आता, जो नंबर आपका उससे ही मेरी आपकी बात नहीं हो पाती। आज मैसेज डालता हूँ तो कल बात होती है, और उनसे जब मैं कहता हूँ कि यार उनका पर्सनल नंबर नहीं है तो लोग ये मानने को तैयार नहीं होते हैं। जी 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 नहीं, बस कोशिश ये रहती है जितने ज़्यादा हम इस तरीके से, जैसे आज आपने बहुत सारे कमेंट्स निकाले हैं, तो जितने ज़्यादा हो सके हम कोशिश करें उनको जवाब देने का अपने संदर्भ संवाद से। अच्छा एक बात बताइए, शुरू में पूछ देता हूँ मैं इसको कि इतने कंटेंट बना रहे हैं, इतने सवाल इस तरह के आते हैं जिसकी कंसल्टेंसी लेकर भी आप पैसा लेकर के भी आप उसका जवाब देते हैं, तो कभी आपके क्लाइंट ये नहीं कहते कि आप तो वीडियो में सब कुछ फ्री में बता देते हैं और मुझसे पैसा लेते हैं, लेकिन वही बात आप मुझे बाद में बता देते हैं? देखिए, जब कोई व्यक्ति हमारे पास पर्सनली आता है हाँ। कि भाई मुझे हैंड होल्डिंग चाहिए, उस टाइम पे उसको हैंड होल्डिंग मिलती है। हम जितना यहाँ दे सकते हैं उतना देते हैं, बताते हैं, पर जब एक व्यक्ति एक्शन लेने जाता है तो उसके मन में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उतना डिटेल में हम पॉडकास्ट में सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं।
तो जब वो हमारे पास आते हैं तो हम उसके बाद फिर उनके साथ और डीप में जाते हैं। अब मैं बोल दूंगा कि भाई अगर आपका XYZ गोल है तो आपने इतना इन्वेस्टमेंट करना है, इस फंड में करना है, पर आपका रिस्क टॉलरेंस है कि नहीं है, आप और क्या देखना चाहते हैं, मैं ये विकल्प नहीं देखना चाहता, मैं ये विकल्प देखना चाहता हूँ, आप बात मतलब उस पर चैलेंज करना चाहते हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो तब तो आपको फिर मेरे साथ संवाद ही करना पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है उसका। तो क्लाइंट्स भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं इस मामले में कि वो ऐसे नहीं सोचते कि यार संजय सर गए हैं, कुछ उन्होंने बता दिया कहीं पे तो गलत बात है, ऐसा नहीं है। आई थिंक ह्यूज इन्फॉर्मेशन देनी अभी भी बाकी है मार्केट को, और जिसको इंडिविजुअल चाहिए वो अपने आप आता है, वो बात करता है, और उसके लिए भाई टेलर्ड होता है ना, जैसे एक आला कार्ट होता है, एक बुफे होता है, तो एक आला कार्ट अपना होता है कि टेलर्ड होता है आपके लिए। नहीं ठीक है, इससे भी बहुत लोगों की समस्याएं सॉल्व होती हैं। जैसे कमेंट करते हैं ना कुछ लोग, और आपको दुआएं देते हैं कि आपकी वजह से मैं कुछ बन गया, आपकी वजह से मैं कर पा रहा हूँ। कोई 100 कर रहा है, कोई 500 कर रहा है, कोई 1500 कर रहा है, लेकिन उसको जब ये पता चला ना कि सेविंग क्या होती है, इसका महत्व क्या होता है ना, उसके बाद ही वो कर पाया, और उसने आपसे सीखा इस बात। बिल्कुल। देखिए हमें ये लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जीवन की, और ये रूल्स ना पहले थे लाइफ में। अगर आप आपके पेरेंट्स को देखेंगे या मैं अपने पेरेंट्स को देखूंगा तो वो एक रूल, सेट ऑफ रूल फॉलो करते थे। मम्मी के पास पापा की जेब से निकले हुए पैसे मिलते थे, पर वो इमरजेंसी फंड था हमारी जिंदगी का। तो क्योंकि किसी की जेब में वो पैसा होता ही नहीं है तो वो खर्च ही नहीं होता है। पर आज वो लोग वो बेसिक रूल्स भूल गए हैं लाइफ के। तो हम सिर्फ कोशिश ये कर रहे हैं भाई, आपको मैं बताता हूँ, आपको जिंदगी में फाइनेंस के बारे में सीखना है ना, आप मुझे सुनो ना किसी को सुनो, आप अर्थशास्त्र पढ़ो। ओके। अर्थशास्त्र में जिस तरीके से फाइनेंस एक्सप्लेन्ड है, आज भी कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता उतना अच्छे से। मैं सोचता हूँ कि कहाँ 215 BC में लिखी हुई किताब जो है, आप सोचो वो आज भी इतना रेलेवेंस होल्ड करती है कि जब आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करना है, इमरजेंसी फंड कैसे बनाना है, कैसे आप लोग को बहरूपियों की बात नहीं सुननी जो आके बताते हैं आपके पैसे हम दुगने चौगने 10 गुने 100 गुने कर देंगे। ये सारी बातें कौटिल्य ने, चाणक्य जी ने लिखी हुई हैं। तो हमारे शास्त्रों में ज्ञान की थोड़ी कमी है। कमी ये है कि आप ना उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, और अगर प्राप्त करते हो तो एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते। तो हम उसको ऐसे, जैसे आप जिस चीज़ से समझ पाओ, जिस तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर पाओ, उस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप जो है डेफिनेटली एक अच्छा उससे रिजल्ट इनकम कमा पाओ। अच्छा, आपने इसमें ना एक बात कही कि इनिशियल स्टेज की बात की, आपने शुरुआती दौर की बात की, तो एक सवाल पीछे भी आया था लोगों का, मेरे कमेंट में था कि शुरुआती दौर में जो निवेशक होता है ना, वो क्या गलती करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए। क्या होता है कि शुरू में जिनके पास कुछ पैसा है ना, वो लगाने की होड़ में इनसे उनसे सलाह लेते हैं और जाकर कहीं भी कर देते हैं। तो वो कौन सी गलतियाँ हैं शुरू में जो नहीं होनी चाहिए अगर निवेश करने कोई जा रहा है तो? देखिए, सबसे पहली बात है कि गलत लोगों से टिप मत लीजिए। कल मैं वॉरेन बफेट ने अपनी AGM करी, हर साल वो AGM करते हैं, तो एक कॉन्सर्ट की तरह होता है, 50,000 80,000 लोग जाते हैं देखने के लिए। इंडिया से टॉप फंड मैनेजर्स उनकी AGM सुनने जाते हैं। तो जब उन्होंने ये बात करी कि भाई जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना एसोसिएशन जो है वो आपकी ज़िंदगी का डायरेक्शन तय करता है। ये बात उन्होंने कही है कल AGM में। बहुत हैरान था कि बहुत समय बाद ऐसी बात उन्होंने करी। नहीं तो जनरली वो इन्वेस्टमेंट्स की बातें बहुत करते हैं, पर उन्होंने इस बार एसोसिएशन की बात करी कि आप किस, हो सकता है वो अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं जो उनके पार्टनर हुआ करते थे, चार्ली मंगर, उनका निधन हो गया था 1-1.5 साल पहले। तो वो शायद उनको मिस कर रहे होंगे या देख रहे होंगे कि मेरे को अभी तक वो एसोसिएशन उस लेवल की नहीं मिल रही है। तो अब आप सोचिए कि आप किस एसोसिएशन में। एक एसोसिएशन होगी जो आपको बोलेगी टिप लो, पैसे डाल, इधर डाल, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में डाल, दुगना होगा, चौगुना होगा, 6 गुना होगा, 10 गुना होगा। और एक एसोसिएशन होगी बोलेंगे नहीं, तुम्हारा गोल क्या है, क्यों निवेश कर रहे हो, कहाँ पैसा डालना चाहिए, रिटर्न्स पे मत फोकस करो, रिस्क कितना ले रहे हो, मतलब जो ऐसी बातें करेगी जो आपको लॉजिकल कंक्लूजन देगी। ऑब्वियसली देखिए, ये सुनना बड़ा मज़ा आता है यार, तेरे को पता है मेरे पैसे दुगने हो जाएंगे, चौगने हो जाएंगे, छठे, ये सुनने में मज़ा बहुत आता है, पर ये मज़े तक ही सीमित रखिए। यहाँ निवेश नहीं बन सकता आपका। निवेश होता है धीरे धीरे। अभी वॉरेन बफेट ने जिंदगी भर इन्वेस्टमेंट करी तो 18-19% का रिटर्न निकाला है सालाना, पर वो रिटर्न उन्होंने निकाला 70-80 साल। तो एक छोटा सा कैपिटल भी बहुत बड़ा हो गया क्योंकि समय बहुत दे दिया। देखिए, निवेश में ना 3 फैक्टर होते हैं। ओके। आप कितना पैसा डालते हैं, वो कितना रिटर्न कमाता है, और वो कितनी देर के लिए कमाता है। अच्छा, ये 3 ही फैक्टर है। आप कितना पैसा डालते हो, वो कितना तेजी से ग्रो करता है, निवेश का रिटर्न्स क्या है, और वो कितने समय तक ग्रो करता है। इसमें तीनों चीज़ों में से 2 चीज़ें आपके हाथ में है, 1 चीज़ आपके हाथ में नहीं है। पहली चीज़ जो आपके हाथ में है वो आप पैसा कितना डाल सकते हो। बिल्कुल। दूसरी चीज़ आपके हाथ में है आप कितने समय मार्केट में रह सकते हो। ठीक है। रिटर्न्स जो है वो आपके हाथ में नहीं है। पर लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, मैं रिटर्न्स को हाथ में ले लूँ, मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि 24%, 36%, 40% बन जाए साल का।
हम कहते हैं रिटर्न्स को छोड़ भाई, वो तो अपने हाथ में है नहीं। तो क्या करो, लंबे समय के लिए बैठ जाओ, इतना लंबे समय के लिए बैठ जाओ कि कम रिटर्न्स भी हों, वो नंबर बहुत बड़ा हो जाए। तो जब तक आप ये वाली मैथ नहीं सीखोगे, आप इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि आप एक तो दूसरों की टिप्स सुनते हो, गलत लोगों की संगति में रहते हो, आपको ये समझ नहीं आता पैसा डाल क्यों रहे हो, किस बात के लिए डाल रहे हो, क्या पर्पज़ है। मैं कहता हूँ कि जैसे जब घर में बेटी होती थी पहले ज़माने में, तो पिताजी कहते थे मैं हर महीने 2 ग्राम सोना ले लूँगा ताकि इसकी शादी तक 25 साल की उम्र तक मेरे पास इतना सोना हो जाए, ठीक है। या फिर वो बोलते थे चलो एक प्लॉट ले लेते हैं, ये प्लॉट लेंगे तो 25 साल बाद उसको बेच देंगे, उसके तो बेच के शादी हो जाएगी। तो ये क्या है, ये गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग है। लेकिन एक बात है ना कि जो भी जाता है ना इस इन्वेस्ट करने के लिए, वो तो सोचता है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए। कभी ये नहीं कोई सोचता घर खरीदने के लिए। घर खरीदने के लिए तो वो लोन लेने के लिए सोचते हैं, वो EMI के लिए सोचते हैं। लेकिन मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो ये बोले कि मैं इसमें पैसा डाल रहा हूँ अपना ये सपना पूरा करने के लिए। वो कहता है कि मैं पैसा डाल रहा हूँ 10 गुना रिटर्न के लिए, 20 गुना रिटर्न के लिए, 5 गुना रिटर्न के लिए। वो इस मानसिकता से पैसा डालता है इसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यही तो प्रॉब्लम है, आपको पैसा डालना है गोल के लिए। ओके, कि मेरा सपना क्या है, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया सपना, सपना मतलब गोल ही हो गया ना। हाँ। मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है, मुझे वेकेशन पे जाना है, मुझे शादी करनी है, मेरे बच्चे होंगे, बच्चों की पढ़ाई करानी है, और मुझे फाइनली रिटायर होना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। इसके लिए कोई पैसा नहीं डाल रहा, पैसा डाल रहे हैं सब मस्ती के लिए। हाँ, आज डालो कल निकालो, आज डालो कल निकालो। ये निवेश नहीं होता जी। निवेश होता है जब आप किसी चीज़ के साथ टिके रहते हो। कहते हैं ना रिश्तों में निवेश करना पड़ता है। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ, लंबे टाइम तक रिश्ते निभाने पड़ते हैं, जहाँ पे रिश्तों में खटास भी आती है, नाराजगियां भी होती हैं, प्रेम भी होता है, सब कुछ होता है, पर आप रिश्ते में बने रहते हो ना। और लंबे रिश्ते कौन से चलते हैं पता है, जिनमें अपेक्षाएं कम होती हैं। अगर आपको लंबा रिश्ता चलाना है किसी भी चीज़ के साथ, अपने एम्प्लॉयर के साथ, अपनी वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आपकी अपेक्षाएं कम होनी चाहिए। अब आपकी अपेक्षाएं कि रिटर्न्स होगा 30%, 40%। अब आप 1 साल बाद देखते हो तो आप कहते हो हाय यार ये तो रिटर्न्स ही नहीं बने। अच्छा, रिटर्न बने होते हैं 15-20%, पर आपकी तो अपेक्षा ही 40% थी। तो हो गया कल्याण। फिर आप 15-20 में भी छोड़ के चले जाते हो। तो लंबे रिश्ते तब निभते हैं जब आप अपेक्षाओं को कंट्रोल में रखते हो, और लंबे रिश्तों से ही लाइफ में डेप्थ आती है, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आती है। ऐसे नहीं आती कि आपने 100 रुपये डाल दिए 120 रुपये बन गया, बाहर हो गया, वो सब नहीं चलता। चलिए, आपने रिश्तों की बात की तो एक एग्जाम्पल इसी से उठाता हूँ मैं। लोग कहते हैं ना कि हर आदमी रिश्ता नहीं बना सकता या हर आदमी रिश्ता नहीं चला सकता। तो क्या हर आदमी को स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या स्टॉक के लिए बना हुआ है हर आदमी? देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। भगवद गीता के 4थे अध्याय के 40वें श्लोक में लिखा है, अज्ञानाचा श्रद्धानाचा संशयात्मा विनश्यति, ना या लोको अस्ति परो ना सुखम संशयात्मा। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है कि अज्ञानाचा श्रद्धानाचा, जिसके पास ज्ञान नहीं है और जिसके पास श्रद्धा नहीं है। ज्ञान मतलब नॉलेज, श्रद्धा मतलब कन्विक्शन। अज्ञानाचा श्रद्धानाचा संशयात्मा विनश्यति, यानी कि ऐसी संशय आत्मा का विनाश होना तय है। ना या लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मा, ना इस इन्वेस्टमेंट में ना किसी और इन्वेस्टमेंट में, ना इस जॉब में किसी और जॉब में, ना सुखम संशयात्मा, मतलब ऐसे ही संशय डाउटिंग सोल को सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट्स के एंगल से देखें तो जो भी प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी नॉलेज, और नॉलेज के बेसिस पे उस पर कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। और अगर आप संशय आत्मा है, यानी आप डाउट ही करते जा रहे हैं, तो आपका विनाश हो जाएगा। डाउट कैसे होता है जी? मैंने सोचा जी इक्विटी इन्वेस्टमेंट से पैसा बन सकता है, ठीक है। अब आपको पता नहीं इक्विटी इन्वेस्टमेंट से पैसा लॉन्ग रन में बनता है, आपको लगता है शॉर्ट टर्म में भी बन सकता है। तो आपने डाला, रिलायंस का भाव चल रहा है 1600 रुपये, 27 सितंबर 2024 को आपने पैसा डाल दिया, बहुत है जी, मज़ा आ गया। अगले दिन देखा 3% डाउन, उसके अगले दिन देखा 2% डाउन, अब 6 महीने वेट किया तो 20% डाउन, 25% डाउन हो गया। तो अब तो संशय आत्मा बन गए ना, अब आपका विनाश हो जाएगा। अब आप बोलो नहीं जी, अब हम रिलायंस छोड़ते कोई और स्टॉक पकड़ते हैं, अब वो भी और गिर जाएगा। ना या लोको अस्ति ना परो, ना रिलायंस, ना TCS, ना इन्फोसिस, ना HDFC, ना सुखम संशय। ऐसी संशय आत्मा को सुख प्राप्ति नहीं होगी। पर यही एक व्यक्ति है जो जानता है कि रिटर्न्स मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर अवधि मेरे कंट्रोल में है। वो उसको इस बात का कन्विक्शन है कि अगर मैं लंबे समय तक बना रहूंगा तो मुझे रिटर्न्स मिलेंगे। तो उसको नॉलेज भी है, कन्विक्शन भी है। वो पैसा अगर 27 सितंबर 2024 को भी उसने डाला होगा तो आज भी उसके माथे पे कोई शिकन नहीं होगी, क्योंकि वो बोलेगा सर्वेश भाई मैं तो 10 साल के लिए डाला है, ये तो मार्केट 6 महीने ऊपर नीचे होती रहती है। और ये हम हैं क्योंकि हमें नॉलेज है और हमें कन्विक्शन है, और यही हम मार्केट को देना चाहते हैं। अब आपको मैं क्लासिक एग्जाम्पल बताता हूँ।
7 अप्रैल 2025, अभी कुछ दिन पहले की बात है, डोनाल्ड ट्रंप का वो सर्कस चल रहा था, वो वाला टैरिफ वॉर वाला। तो उन्होंने एक फाइनल अनाउंसमेंट करी जब उन्होंने फाइनल टैरिफ रेट्स दिखा दिए। उसके बाद मार्केट एक दिन में 3.5 या 4,500 पॉइंट क्रैश करी थी। वो अगले ही दिन की बात है अगले, हाँ, 7 अप्रैल का दिन वो आज भी याद है। क्यों याद है? मैं वृंदावन जा रहा था, अनिरुद्ध आचार्य जी के साथ मेरी प्रश्नोत्तरी थी। तो हम रास्ते में थे, वृंदावन पहुंच रहे थे, तो हमारा एक नियम है, 3:15 बजे हम अपनी मार्केट्स खोलते हैं। ओके। और जो गिरा होता है वो खरीद लेते हैं। ठीक है। हमारी 7-8 ETF जैसे हम कहते हैं वो हमने रखी हुई हैं, वो जो गिरी होगी वो हम खरीद लेते हैं। चढ़ी हुई को नहीं खरीदते, चढ़ी हुई को बेचते भी नहीं, खरीदते भी नहीं, कुछ नहीं करते, जो गिरा हुआ है उसको खरीद लेते हैं। ठीक है। अब उस दिन तो सब कुछ ही गिरा हुआ है। हाँ, जितना चाहो जो सब कुछ ही गिरा हुआ है। अब हमारे रूल के हिसाब से जी हमारे को इतने रुपए चाहिए, हमारा रूल है, इतना गिरा तो इतना खरीदना है, इतना गिरा तो इतना खरीदना है। अब तो सब गिरा हुआ है और सब बहुत गिरा हुआ है, तो यानी आज तो बहुत पैसे डालने पड़ेंगे। डालने पड़ेंगे ना, तो जरूरत है। तो जी कोई नहीं, हमारा कन्विक्शन पूरा है मार्केट के ऊपर। हमने अपनी एक FD तोड़ी जो हमारा अपॉर्चुनिटी कैपिटल था, उसमें उठा के पैसे यहाँ डाल दिए। अच्छा, FD तोड़ के डाल दिया आपने? अच्छा, क्योंकि आपको तो पता है श्योर एंड शॉर्ट निकाल के लेके आएंगे। 10 साल की बात है हमारे को, तो हम तो 10-15 साल से नीचे बात ही नहीं करते, समझ ही नहीं आता अपने को। तो आज जो पॉइंट पे मैंने खरीदा था 7 अप्रैल, आज हम जब वार्तालाप कर रहे हैं 7 मई हुई नहीं है आज, अभी नहीं, एक महीना नहीं हुआ है, वो सारे 15% ऊपर है। अच्छा, तो क्या मैं भगवान हूँ? नहीं, मैं भगवान नहीं। मैं नियम के हिसाब से निवेश करता हूँ। मेरा नियम है रोज 3:15 बजे मार्केट को देखना है, और मेरी एक सिलेक्टेड लिस्ट है, उस लिस्ट में से जो जितना गिरा होता है उसमें मैं निवेश करता हूँ। उसमें गोल्ड भी है, उसमें सिल्वर भी है, उसमें ETF है, उसमें निफ्टी है, उसमें बहुत कुछ है, उसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। 7-8 का बास्केट है मेरा, 7-8 चीज़ों का बास्केट है। ये मेरा बास्केट है, मेरे को 10 साल यही काम करना है। 10 साल बाद मेरे पास इतने यूनिट्स हो जाएंगे कि मैं अपने आप अमीर बन जाऊंगा। तो मेरे को क्या चाहिए था? पेशेंस ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? बिल्कुल सही बात है। तो ये, अब उस दिन अगर मुझसे किसी ने पूछा होता कि संजय सर क्या ये बॉटम है मार्केट का, मेरे को जवाब नहीं है। क्या मार्केट इससे बहुत उछलेगी या बहुत गिरेगी, मेरे पास जवाब नहीं है। और मैं आपको भगवान कसम एक बात कह रहा हूँ, जो बंदा टीवी पे आके भी बोल के जाते हैं ना कि भाई मार्केट्स ऊपर होंगी, नीचे होंगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, सारे झूठे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। किसी को कुछ नहीं पता। वो सिर्फ विश्लेषण करने आते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर अगले दिन इस बात का विश्लेषण करते हैं कि वो गलत क्यों हुए। पिछले दिन विश्लेषण करके कहते हैं जी मार्केट और गिरेगी, अगले दिन देखा मार्केट 4% ऊपर है, तो वो अब रीजंस ढूंढेंगे कि मार्केट 4% ऊपर क्यों गई, क्योंकि मैंने तो नीचे जाने के लिए बोला था मार्केट को। अरे तुम भगवान हो क्या? कोई भी हो सकते हो तुम। और इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं, किसी ने उनसे पूछा कि मार्केट गिरती है तो आप क्या तैयारी करते हो? अच्छा क्वेश्चन था। उन्होंने पता क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा सर्वेश जी कि जिस तरीके से मैं रोज भाजी तरकारी खरीदता हूँ उस तरीके से मैं रोज शेयर करता हूँ, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी उनकी AGM में पूछा गया कि आप अपने शेयर्स के साथ क्या करोगे, जो आपके खुद के शेयर्स हैं इस कंपनी में, बर्कशायर हैथवे में। मैं बोलता है एक शेयर नहीं बेचूंगा। 94 साल का आदमी कह रहा है मैं एक शेयर नहीं बेचूंगा। यहाँ 9 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के लड़के लोग आज खरीद परसों बेच, आज खरीद कल बेच। अरे कैसे पैसे बनाओगे उस आदमी की तरह? फिर तुम बोलो नहीं हम तो पैसे बना ही नहीं सकते, मार्केट सट्टा है, मार्केट जुआ है। अरे तुम गधे हो, तुम मंदबुद्धि हो। जैसे आई एम सॉरी, मतलब मैं नाराजगी इस बात की है कि आप देखो जो सक्सेसफुल लोग हैं, भाई सक्सेस कैसे आती है? सक्सेसफुल लोगों को कॉपी करने से आती है। हमारा सिंपल तरीका है, भाई देख लो वॉरेन बफेट साहब क्या कर रहे हैं, हमने तो वही किया है और यहाँ बैठे हुए हैं, आज हम भी ज्ञान दे रहे हैं। पर इस बात का ज्ञान मैं कभी नहीं दे रहा कि मार्केट कितनी गिरेगी कितनी नहीं गिरेगी, क्या वो मेरा ज्ञान नहीं है। मेरा ज्ञान सिर्फ ये, जब गिरे खरीद लो। नहीं, आपका तो बड़ा ये है ना कि एकदम सॉर्टेड होता है, भाई ये करना है कर लो, ये नहीं करना है मत करो। बिल्कुल। आपने ये बोला ना, पिछली बार एक सवाल आया था, उसमें मुझे याद आया कमेंट बॉक्स में कि आप कहते हैं 3:15 बजे मार्केट देखते हैं और खरीद लेते हैं। तो उसने मुझसे पूछा कि भाई जब 3:15 बजे मार्केट बंद हो जाती है तो खरीदते कहाँ से हैं आप? 3:30 बजे मार्केट बंद होती है। अच्छा, 3:30 बजे बंद होती है। तो 3:15 बजे आपके पास 15 मिनट रह जाते हैं, तो उस टाइम पे डिसीजन हमारा डिसीजन फ्रेमवर्क बहुत सिंपल है। मुझे पता है मैं क्या खरीद रहा हूँ और मुझे पता है मैं क्यों खरीद रहा हूँ, बस। मेरा डिसीजन फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जो लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रखते हैं ना, वो ज़िंदगी में पैसा नहीं कमा सकते। अच्छा, बहुत कम लोगों को पता होगा ना कि आप दिन भर में इतना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, लगभग मुझे लगता है 16 घंटे आप काम करते होंगे, रिकॉर्डिंग, ये वो, कंसल्टेंसी, आप सारा कुछ करते हैं। उस बीच में ये दिमाग भी चलता रहता है। तो क्या दिमाग ऐसे ट्रेंड हो गया है या गणित इतनी तेज है कि भाई ये होना है, या पिछला अनुभव उसके हिसाब से सारा कुछ करते हैं आप? देखिए, मैंने ना एक पिक्चर देखी थी और मैं सबको कहूँगा आप प्लीज़ अपने एडिटर को कहना वो सीन इधर लगा दे थोड़ा, ओके, एटलीस्ट 5-10 सेकंड के लिए लगाए। ठीक है।
मैं आपको क्लिप दे दूंगा उसकी। ये मूवी थी कुंग फू किड, कराटे किड, सॉरी। उसमें उनके बेटे हैं, वो एक्टर है बहुत फेमस यार, क्या नाम है उनका, विल स्मिथ। अच्छा, विल स्मिथ का बेटा है और जैकी चैन है। ओके। तो जैकी चैन ट्रेनर है, विल स्मिथ का बेटा सीखने आया है। अब विल स्मिथ का बेटा आता है, बोलता है कि मतलब वो एक रोल है, कैरेक्टर है मूवी में। तो वो आता है और बोलता है कि मिस्टर हान, मेरे को सब आता है, आप चिंता मत करिए, मुझे मूव्स सिखाइए ज़बरदस्त की, कौन से मूव्स करूँ मैं। तो इधर आ, तेरी जैकेट है ना, हाँ। तो बोलता है पहले जैकेट उतार, जैकेट को ज़मीन पे डाल, इसको उठा, इसको टांग, फिर वापस उतार, फिर वापस पहन, फिर वापस उतार, फिर नीचे डाल, यही काम कर। तो उसको ठीक है, गुरुजी कह रहे हैं करना है। तो वो एक दिन करता है। अगले दिन आता है, उसको लगता है आज अपना मौका आ गया भाई, आज अपने कराटे सीखेंगे। तो बोलता है बताइए क्या मूव करना, मतलब सेम। पूरा दिन फिर से वही करता रहता है। फिर तीसरे दिन आता है, बोलता क्या करना है, बोलता सेम। चौथे दिन आता है, वो ना बाहर ही छोड़ आता है जैकेट को ना जैकेट होगी ना बस उड़ी होगी, ठीक है। वो बोलता जाओ पीछे जैकेट लेके आओ लेके आता है बेचारा, फिर से जैकेट। ऐसे 10-15 दिन करता है। एक दिन वो ऊब जाता है और लड़ लेता है उनसे, ये क्या है। फिर जैकी चैन आते हैं और वो कहते हैं कि अब जैकेट छोड़ दे, और जो तू मूव्स करता था ना, जैकेट उतारना चढ़ाना, अब बस वो मूव्स करने हैं तूने। और वो उनके साथ कराटे करता है, और वो मूव्स अपने आप में कराटे होते हैं। डिफेंस, कि वो डिफेंस हो गया, अटैक हो गया, जैकेट चढ़ाना हो गया, वो सब। एंड वो सीन इतना मैजिकल है, वो मेरे ऐसे छप गया दिमाग में। बहुत साल पहले देखी थी मैंने मूवी। रेपिटेशन इज द मदर ऑफ मास्टरी। समझ गया। जो चीज आप रिपीट करते रहते हैं उसमें आप मास्टर बन जाते हैं। ब्रूस ली भी यही कहते थे, मैं उस आदमी से नहीं डरता जो 10,000 किक जानता है, मैं उससे डरता हूँ जिसने एक 10,000 बार की है। तो आपको जिंदगी में किसी चीज में बहुत अच्छा बनना है ना, तो पागल की तरह मास्टरी करो, इतना रेपिटेशन करो कि आप स्वयं बोर हो जाओ। आप मुझे बताओ, डीमार्ट का बिजनेस कोई इंटरेस्टिंग बिजनेस है? कोई इंटरेस्टिंग, सबसे बोरिंग बिजनेस है। पर साल का 3,500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट उगलता है। अरे मतलब महीने का, दिन का 1 करोड़ का, सॉरी दिन का 10 करोड़ का प्रॉफिट उगलता है। कहीं ऐड भी नहीं करता, कहीं ऐड नहीं करता। क्यों? 24 साल की मास्टरी है। 24 साल हो गए आज उसको मास्टरी करते हुए। रिलायंस के तेल के कुएं, कोई बहुत इंटरेस्टिंग काम है तेल के कुएं से तेल निकालना? नहीं। पर 100 करोड़ दिन का उगलता है। ठीक है। तो जो काम जिंदगी में, हमारे यहाँ क्या हो गया ना, सबको डोपामीन चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। अरे हैप्पीनेस गई भाड़ में। तुम्हें पैसा कमाना है ना, तो तुम्हें बोरिंग होना पड़ेगा। जब तक कोई काम बोरिंग नहीं हो जाता, तब तक वो पैसा कमा के नहीं देता, ये नियम है। तो जब आप काम में बोर होने लग जाते, यार काम में बोर हो, तो अब तब एक्साइट हो जाओ कि पैसा बनाने का टाइम आ चुका है। कि मैं काम में बोर हो रहा हूं, मतलब मैं मास्टर हो गया उस काम का, मतलब मेरे लिए इतना ईजी हो गया है कि तो अब मैं बोर ही हो जाता हूं। अब हम कंटेंट बनाते हैं, हमारे लिए कंटेंट कोई बहुत एक्साइटिंग नहीं है। हमें पता है कैमरा के सामने बैठना है, एडजस्ट करना है, लाइट चालू करनी है, स्क्रिप्ट इस तरीके से लिखनी है, इस तरीके से बोलना है। इट्स अ वेरी बोरिंग टास्क फॉर अस। पर हमें पता है कि अब ये बोरिंग स्टेज पे आ गया, तो हमारे लिए ये रेवेन्यू जरूर अच्छा जनरेट करके देगा। तो ये क्लिप जरूर चलाइएगा इस। नहीं बिल्कुल, हम इसको चलाएंगे। और मुझे ना इससे याद आया कि एक उसकी भी मूवी थी, क्या नाम है, जैकी श्रॉफ के बेटे की। उसमें भी ये सीन था कि जिसमें वो जाता है कहीं सीखने के लिए, बार बार वो ऐसा ही काम करवाते हैं, कभी पोछा करवाते हैं, कभी लकड़ी का वो ठिलवाते हैं। लेकिन ये बात सही है कि जो काम बार बार किया जाए ना, वो प्रैक्टिस का हिस्सा हो जाता है, और सबसे स्ट्रांग पॉइंट वही होता है। हाँ, इसको हम कहते हैं मसल मेमोरी। मसल मेमोरी, आपकी मसल को मेमोरी आ जाती है। अब जैसे खाना खाते हैं आप जनरली देखेंगे कि आपका ईटिंग पैटर्न सेम होता है, वही सीट पे आप बैठते हैं, जनरली उसी टाइम पे आपको भूख लगती है, जनरली आप उसी तरीके से हाथ धोएंगे, मतलब आपका एक एसओपी बन जाता है। अरे इससे बड़ी बात करता हूँ मैं। एक दिन अपने जो जेब में ना 3-4 जेब में कहीं की रहती, कहीं कुछ रहता है ना, एक दिन उसको उल्टा रख दिया था मैंने। हाँ, वो बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि बार बार हाथ ना वहीं जा रहा था जहाँ पे जाना चाहिए। यस। तो खैर ये सही कह रहे हैं कि अगर कुछ चीज़ें हैबिट में डाल दें हम, तो वो तो फायदा करेंगे ही करेंगे। तो जब भी आपको कोई चीज़ करनी हो, उसको हैबिट में डाल दीजिए। और इसको हम कहते हैं लाइफ के टोल गेट्स होने चाहिए आपके। तो टोल गेट होता है, जैसे टोल गेट में आपको कुछ करना पड़ता है, तब वो टोल गेट होता है। तो अपने लाइफ के टोल गेट्स बना दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है मैं मिस कर रहा हूँ, मैंने आपको कह दिया 20 पन्ने किताब के पढ़ने हैं रोज, आप नहीं पढ़ पा रहे, तो एक रूल बना दीजिए कि मैं डिनर तब तक नहीं करूँगा जब तक मैं 20 पन्ने नहीं पढ़ूंगा। ये अनुशासन और रूल तो देखिए, कल से आप 20 पन्ने पढ़ोगे, तो डिनर करना है। तो आपको इस तरीके से देखिए, अपने साथ सख्त होना पड़ेगा, अपने साथ मुलायम रहोगे तो फिर आपका कोई मतलब, आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाओगे।
और अमूमन शिकायत भी वही लोग करते हैं जो अपने साथ ना इस तरह से मुलायम रहते हैं। हाँ। बाकी वो अच्छा, एक बात बताएं, जो रिस्क और रिटर्न का जो फैक्टर होता है, रिस्क वीएस रिटर्न एक मार्केट में रिस्क term वर्सेस चल- रिटर्न, हाँ। हाँ, रिस्क वर्सेस रिटर्न जो है, तो कोई भी व्यक्ति खुद का पोर्टफोलियो कैसे तैयार कर सकता है क्या खुद से? बिल्कुल। देखिए, रिस्क को पहले ना सरल भाषा में समझते हैं। ओके। रिस्क क्या होता है कि मेरे में कितनी क्षमता है लाल देखने की, अच्छा। ये रिस्क है सिंपल वर्ड्स में। अब आप फाइनेंस के टर्म्स में जाओगे तो बहुत कुछ लिखा होता है, ठीक पर एक सिंपल आम आदमी के लिए रिस्क का मतलब होता है जी मैं अपने पोर्टफोलियो को कितना लाल देख सकता हूँ। ठीक है। अब सर्वेश जी आए, बोले संजय जी मैं ना निवेश करना चाहता हूँ, ठीक है। पर मैंने अपने पोर्टफोलियो को लाल नहीं देख सकता, हम्म। मुझे हरा ही देखना उसमें। तो आप इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट कर सकते। ओके। कैसे करोगे जब वो इक्विटी तो लाल होती हाँ, है। लाल होती अब सर्वेश जी आए, बोले कि संजय जी लाल तो मैं देख लूंगा, हाँ। पर मैं ना 5% से ज़्यादा लाल नहीं देख सकता। मतलब अगर मेरे 10 लाख रुपए लगे हैं तो 50,000 से ऊपर लाल मत दिखाना, मेरे को रात को नींद नहीं आएगी, चैन नहीं आएगा। तो अब क्या होगा? अब इक्विटी तो आ जाएगी, पर 100 रुपये के निवेश में 80 रुपये डेट होगा, मतलब फिक्स्ड इनकम होगा जिसमें फिक्स्ड रिटर्न्स होते हैं, और 20% होगी इक्विटी। ठीक है। अब आते हैं सर्वेश जी, बोलते हैं यार 10% से ज़्यादा लाल नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 50% इक्विटी, 50% डेट। ओके। अब सर्वेश जी आते हैं, लाल की कोई सीमा नहीं है संजय जी, रिटर्न बहुत अच्छा बनना चाहिए। ये एफडी का 6-7% नहीं चाहिए अपने को, 14% रिटर्न चाहिए 20 साल के लिए। तो हम क्या करेंगे? तो हम स्मॉल कैप, मिड कैप, हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में डालेंगे, क्योंकि आप लाल से नहीं डरते हो और आप लंबे समय के लिए बैठे हो। तो रिस्क का मतलब बड़ा सिंपल है, दो चीज़ें रिस्क को डिफाइन करती है। एक तो आपकी लाल देखने की क्षमता कितनी है, जितनी कम होगी उतना आप इक्विटी से दूर रहो। ओके। और दूसरी चीज़ समय, अगर आपका समय लंबा है तो और आप में लाल देखने की क्षमता है तो रिस्क ज़्यादा लिया जा सकता है, क्योंकि समय जो है वो रिस्क का बेस्ट फ्रेंड है। जितना समय ज़्यादा होता है उतना रिस्क कम होता है। हमने रिस्क के साथ साथ रिटर्न भी समझ लिया, हमने खुद का पोर्टफोलियो कैसे बने वो भी समझ लिया। नहीं, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लोगों का होता है जो पीछे सवाल भी किया है कि भाई ये तो बता दो कि किस में जाएं, हम इक्विटी में जाएं, फंड में जाएं, या फिर हम डेप्ट में जाएं, किस चीज़ में जाएं। तो ये कैसे वो तय करें कि किसके लिए क्या बेहतर है? तो पहली चीज़ वही आ गई रिस्क की, कितना लाल देख सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो जितना लाल देख सकते हो उतना ज़्यादा इक्विटी में जा सकते हो। ठीक है। सेकेंड चीज़ है ड्यूरेशन। ठीक है। अगर आपका ड्यूरेशन छोटा है, ठीक है, अगर आपका ड्यूरेशन छोटा, आपको सिर्फ 2 साल के लिए, 3 साल के लिए निवेश करना है, तो इन दैट केस आप ज्यादा इक्विटी की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है। ज्यादा इक्विटी की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। क्योंकि कोई समय हो सकते हैं जब 3-3 साल रिटर्न्स नहीं बनते, मार्केट्स नीचे रहती हैं, फ्लैट रहती हैं। अब जब 2008 की गिरावट आई थी, 63% निफ्टी नीचे गिरा था, उसको वापस आने में 3.5 साल लग गए थे। तो अगर आपने उस टाइम पे डाला होता तो 3.5 साल तक तो आपका 0 रिटर्न था। तो उतना पेशेंस तो लोगों में होता नहीं है जनरली। तो अगर आप 3 साल 5 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, छोटा निवेश कर रहे हैं, खासकर 1 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो आपको 0% इक्विटी में होना चाहिए। आपको इक्विटी में होना ही नहीं चाहिए। अगर आप 3 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो 3 साल के हिसाब से फिर आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें ज़्यादा आपको डेट और कम इक्विटी। ठीक है। डेट म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं? वो डेट सिक्योरिटीज में, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डाल देते हैं, बड़ी कंपनीज के बॉन्ड्स में पैसा डालते हैं। आजकल ये बहुत जबरदस्त एक वो आई हुई है, बॉन्ड वाला। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना है, अगर आपको रिस्क कम लेना है, पर आपको एफडी से ज्यादा अच्छे रिटर्न्स चाहिए, तो आप बॉन्ड्स खरीद सकते हो। अच्छा। तो बॉन्ड्स जो हैं वो कंपनीज के होते हैं, उसमें रेटिंग होती है कंपनी की। ये ना सीनियर सेकेंडरी बॉन्ड्स कहा जाता है इनको। ओके। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी जब उधार लेती है, वो बैंक से ले सकती है या हमारे जैसे लोगों से भी ले सकती है, पर हमारे जैसे लोगों से लेने के लिए उसको एक बॉन्ड इशू करना पड़ता है, और वो बॉन्ड में जो है वो पूरी एक कंडीशंस होती हैं, और उसके पीछे कोलैटरल होता है, और कोलैटरल के साथ साथ उसमें रेटिंग होती है। रेटिंग एजेंसी रेट करती है कि ये BBB+ है या ये AA+ है, क्या है, क्या रेटिंग है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये कंपनी का होता है ना? कंपनी का होता है, कोई ना कोई जमीन होगी, कुछ होगा, कोई मूवेबल इमूवेबल, ताकि बॉन्ड का पैसा ना डूबे, कल को डूबा तो रिकवरी हो जाए। ओके। कल को डूब, देखिए कंपनी कुछ भी हो सकता है, डूब तो सकती है, पर अगर डूब गई तो आपकी रिकवरी करना आसान हो जाए। जैसे एक बैंक के पास वो रख देते हैं, कोलैटरल रख देते हैं, मॉर्गेज रख देते हैं, इसी तरह ये भी रखते हैं। तो आपको बॉन्ड्स में क्या होता है? आपको जनरली एफडी में 6-6.5% तक का ब्याज मिलता है, बॉन्ड्स में आपको 8 से लेके 12-13-14% तक का ब्याज मिल जाता है। अच्छा। फिक्स्ड ब्याज मिलता है। ओके। ठीक है, और आपको पीरियोडिकली पैसे वापस भी मिल जाते हैं, जो आपने लगाए होते हैं वो भी पैसे वापस मिल जाते हैं। अच्छा। तो हर तरीके का बॉन्ड होता है जिसमें आपका पीरियोडिकली पैसा वापस हो रहा है, वन टाइम में वापस हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिस पे आप जाके कर सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल एक प्लेटफॉर्म है विंट वेल्थ करके, तो विंट वेल्थ पे अगर आप जाओगे तो आपको सारे बॉन्ड्स वहां पे दिख जाएंगे। आपको 10,000 रुपए लगाने हैं, 50,000 रुपए लगाने हैं, 1 लाख रुपए लगाने हैं, 10 लाख रुपए, जो लगाना है आप लगा सकते हो। और आपको वो एक पूरा कैश फ्लो बता देते हैं कि किस तरीके से आपका पैसा वापस आ जाएगा, किस तरीके से आपका पैसा लगेगा, क्या रिटर्न्स होंगे, कैसे होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा एसेट क्लास है अगर आप छोटे समय के लिए पैसा लगाना चाहते हो। और ये एसआईपी और इंडेक्स फंड क्या है? देखिए एसआईपी वापस याद है, एसआईपी कुछ भी नहीं है। अच्छा। एसआईपी माध्यम है। ओके। अगर आप हर साल अक्षय तृतीया पे या धनतेरस पे गोल्ड लेते हैं तो वो क्या है? एसआईपी है। ओके। वो माध्यम है, पर लगाते किसमें? गोल्ड में। ठीक है। तो एसआईपी मतलब होता है नियमित तरीके से निवेश करना। अब वो नियमित तरीके से आप एफडी में जब निवेश करते हैं तो उसे आरडी कहते हैं। ओके। रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। ओके। ठीक है। जब आप नियमित तरीके से स्टॉक में अगर डालना चाहते हैं, आप कहते हैं मैं हर महीने जाके 5 स्टॉक रिलायंस के खरीद लूंगा, तो वो भी एसआईपी है। तो एसआईपी का मतलब ये नहीं होता म्यूचुअल फंड में पैसा डालना। एसआईपी का मतलब होता है ये तरीका है, नियमित तरीका है। आप नियमित तरीके से बॉन्ड्स में भी पैसा डाल सकते हैं, आप नियमित तरीके से क्रिप्टो में भी पैसा डाल सकते हैं, आप नियमित तरीके से म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा डाल सकते हैं, किसी में भी डाल सकते हैं। एसआईपी मतलब नियमित तरीके से डालना। एक मज़ेदार बात ना, आज बहुत कम लोगों को, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को ये क्लियर हुआ होगा ना कि एसआईपी आरडी ये होती क्या है। लोगों को ये समझ में आता था कि एसआईपी हम खरीदते हैं, हाँ, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता था कि ये एक माध्यम है जिसके थ्रू हम खरीदते हैं। अब वो लोग मुझसे पूछते आप कौन सी एसआईपी करते हो? हाँ, अरे मैं कौन सी एसआईपी नहीं करता, मैं कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदता हूं, ये आपका क्वेश्चन है। एसआईपी तरीका है, जैसे एक लमसम तरीका होता है। अगर आपके पास 2 लाख रुपए लमसम है, पड़े हुए हैं अकाउंट में, आपको लगता है मेरे को पैसा डालना है, तो जब आप 2 लाख रुपए निवेश करते हैं वो लमसम होता है। जब आप लमसम करते हैं तो आप लमसम से एफडी भी खरीद सकते हैं, लमसम से गोल्ड भी खरीद सकते हैं, लमसम से कोई स्टॉक भी खरीद सकते हैं। लमसम तरीका है, एसआईपी तरीका है, एसडब्ल्यूपी तरीका है। नीचे क्या है वो अलग चीज है। लमसम पे मैं बात ही करने वाला था। मजेदार बात क्या है ना, क्यों इस तरह से बात कर रहा हूँ, ये ऐसी बेसिक बात है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी एक वीडियो भी मैंने की थी हाउ टू स्टार्ट योर एसआईपी, वो सबसे ज्यादा चल गई। नहीं, वजह बता रहा हूँ ना, जब हमारे पे दर्शक आता है ना, वो कुछ ऐसे जैसे बहुत सी चीजें मुझे पता है, मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ ये। हाँ, हम हमारी जनता के लिए कर रहे हैं। हाँ, एक फेथ है लोगों का। जब मैं आपका पॉडकास्ट करता हूँ, लोग आते हैं और वो मुझसे उम्मीद करते हैं कि ये मुझे बताइए आप, ये मुझे बताइए। तो कम से कम उनको ये पता तो चले यार कि ये होता है, इसके नाम पे कहीं जाकर किसी एजेंसी से बेवकूफ़ मत बन जाइएगा, सही कह रहे हैं। किसी कंसल्टेंट के साथ जाकर के बेवकूफ़ मत बन जाइएगा, ताकि आपको पता चले कि ये एक माध्यम है, माध्यम के थ्रू यहाँ जाते हैं, यहाँ से आप इन चीज़ों को खरीदते हैं और इसकी वैल्यू होती है। एक बात जो मुझे लगता है कि अभी तक किसी ने आपसे पूछी नहीं होगी या आपने कहीं ऐसे बताया नहीं होगा, जैसे आप खुद भी लोगों के पैसे को एसआईपी में इन्वेस्ट करवाते हैं, मतलब एक तरीके से, और आप जिस बॉन्ड की बात कर रहे थे वो बॉन्ड भी आप देते हैं, तो क्या आप कॉमन पीपल जो होते हैं, जो आम आदमी होता है, उसके लिए भी ये सुविधा देते हैं कि जो हाई फाई लोग हैं, जो आपके इस तरह के लोग हैं जो मोटा पैसा देते हैं, उन्हीं के साथ आप ये काम करते हैं? देखिए, मैं जो छोटे निवेशक होते हैं, मैं उनको एक बात कहता हूँ कि छोटे निवेशक मतलब जिसको लाख रुपए डालना है, एसआईपी 20,000 50,000 की करनी है, वो आप खुद सीख लो। आसान है इतना? बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई रोजमर्रा की काम ही नहीं है ये। क्या होता है, जिस आदमी के पास वेल्थ बहुत होती है ना, अभी जैसे मेरे कोई भी क्लाइंट आता है और मैं ज़्यादातर एनआरआईज के लिए करता हूँ, उनके एसआईपी के अमाउंट होते हैं 7 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना, 25 लाख रुपए महीना। लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, प्रॉपर्टी बेची 25-30 करोड़ की, उसको अब उनको एक स्ट्रैटेजी बनानी है। तो वहाँ ना दिमाग लगाने में मज़ा भी आता है, उनके लिए फ़ायदा भी होता है, और थोड़ा सा भी ऑप्टिमाइज हो जाए तो मेरी इन्वेस्टमेंट, मतलब जो मेरे को वो जो भी फीस देंगे वो बहुत माइनर होती है, क्योंकि उनके अमाउंट्स बहुत बड़े होते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति 20,000 25,000 ही डाल रहा है तो उसके लिए फीस ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो वैल्यूएबल नहीं है चीज़ उसके लिए। तो मैं इसलिए कहता हूँ पॉडकास्ट देखो, सुनो, समझो और खुद डिसीजन ले लो। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं सिखा रहे हम। देखिए, बड़े लोगों के पास और बड़े काम होते हैं करने को, जहाँ से उनको वेल्थ बनने वाली है, तो वो ये सब चीज़ों पे फोकस नहीं करते, तो वहाँ उनको हमारे को फीस देना, ये सब देना पड़ता है। ठीक है ना। अब जैसे आपकी तबीयत खराब हुई, कोई लोग तो खुद ही इलाज कर लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यार डॉक्टर को कौन 2,000 रुपये देगा जाके, या 1,000 रुपये देगा। ठीक है, क्यों, मेरे को पता है थोड़ा बुखार है, हो सकता है पैरासिटामोल ही है, ले लेते हैं, चलो। तो आपको देखना पड़ेगा कि हर बार आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, कुछ चीज़ें आप भी सीख सकते हो और बेसिक चीज़ों को ठीक कर सकते हो। अब कमेंट क्या आएगा कि सीख तो सकते हैं, नहीं कोई सिखाने वाला नहीं है। तो हम कोशिश कर, देखो हम अपने YouTube पे, Instagram पे वीडियोस इसलिए तो डाल रहे हैं कि आप लोग सीखो। एक वेडियो डालते हैं। मैंने जैसे हाउ टू स्टार्ट योर एसआईपी करी वीडियो बनाई, उस पर मैंने बताया कि अपनी पर्सनल एसआईपी दिखाई है। पर्सनल कोई नहीं दिखाता जी, पूरी 2016 से लेके आज तक की आपने दिखाई है। क्यों दिखाई है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि उसमें आप देखो कि 3.5 साल तक मेरा 0 रिटर्न था, उसके बाद मेरा -25% रिटर्न हुआ और आज 3 गुना हो गया।
मैं दिखाना चाहता था लोगों की 8 साल इंतजार करने का कितना बड़ा फायदा हुआ है मुझे। तो ये जो एसआईपी खरीद सकते हैं या कर सकते हैं लोग, तो अब आम आदमी तो ये भी जानना चाहेगा कि हम कैसे बैंक के पास जाएं या कैसे खरीदें, क्या तरीका हो सकता है। तमाम ऐप भी हैं लेकिन भरोसा नहीं कर सकते। कुछ तो पीछे दिनों में मुझसे कुछ लोग बात किए कि भाई मैंने इस ऐप में डाला तो वो ऐप ही गायब हो गया। एक ने तो मुझे बताया और मुझे उस पर एक ऐड फिल्म भी बनानी पड़ी अपनी एजेंसी के जरिए कि उसने बोला आप इसमें डालो, उसने पैसा डाला, दूसरे दिन दिख रहा है कि उसका दोगुना पैसा हो गया। जब वो निकालने जा रहा है तो बोला इस पर इतना कमीशन लगेगा, वो दो तब तुम्हारा पैसा निकलेगा, और उसके साथ फ्रॉड हो गया। तो कैसे कोई समझ पाए कि यार हमें कहाँ एसआईपी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप बहुत डरते हैं कि मैं कोई ऐप करूं, मैं डिजिटल करूं, मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, आप किसी भी बैंक के ब्रांच पे चले जाइए। ठीक है। किसी भी अच्छे बैंक, HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आपको जमता है, ठीक है। उनको बोलिए मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, वो आपको हेल्प कर देंगे। ठीक उसके लिए वो अपनी कमीशन लेंगे, पर आपसे नहीं लेंगे, वो तो फंड से ही लेते हैं। इम्पैक्ट आप ही के रिटर्न्स पे आता है, पर एटलीस्ट आपको सहूलियत होगी। हाँ यार, मैंने HDFC बैंक के किसी रिप्रेजेंटेटिव से या फिर SBI बैंक के किसी रिप्रेजेंटेटिव से करवाया। मैं ये रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, 2 बैंक में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी चीज़ और रिकमेंडेशन मत लेना प्लीज, उसको एग्जाम्पल की तरह लेना। तो ये हो गया आपको, अगर बिल्कुल वो चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत डिजिटली समझ आ रही है तो बहुत सारे अच्छी सेबी रजिस्टर्ड एप्स हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपको वो वाली फ्रॉड एप्स में नहीं करना जिसमें आप 5,000 लगाओ तो वो 10,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ये तो भाई चूहे को आप कैसे जाल में फंसाते हो? हाँ, ब्रेड डालते हैं, ब्रेड डाल के, तो वो आपको ब्रेड डाल रहा है, आप चूहे बन रहे हो। क्यों चूहा बन रहे हो भाई? शेर बनो ना। चूहे क्यों बन के घुस जाते हो कहीं भी? कोई भी बुला लेगा, तुम चले जाओगे क्या? मतलब कोई आदमी तुम्हारे को, जिसको तुम जानते नहीं हो, जिसकी हिस्ट्री नहीं है, वो 5,000 का 10,000 करके दे रहा है तुम, और फोन पे तुम वो बोल रहा है मेरा नाम भरत है। तुम्हें क्या भरत है कि लक्ष्मण है? तुम्हें क्या पता? बात तो सही है। तुमने आधार कार्ड चेक किया, उसका OTP स्कैन किया, क्या किया तुमने? उसने बोला मैं भरत हूं, तो तुमने मान लिया तुम भरत हो, पर वो कुछ और निकला, रावण निकला, फिर क्या करोगे? फिर तो चिल्लाएंगे कि हमारे साथ फ्रॉड। अरे उसने फ्रॉड थोड़ी किया, तुमने खुद फ्रॉड में जाके फंसे हो। अब चूहे को पिंजरे ने थोड़ी कैद किया, तो खुद चला गया पिंजरे में। लालच की वजह से उसमें तो चला गया। अपने लालच को थोड़ा सा संयम में रखिए। लालची लोगों का ही ये कट्टा है। सॉरी फॉर द अच्छा, एक समस्या और भी है ना कि बैंक में जब कोई जाता है एसआईपी करवाने के लिए इस तरह कुछ ना, तो बताते हैं कि उसमें कुछ हिडन चार्जेज होते हैं, कुछ टैक्सेस होते हैं जो बैंक नहीं बताता है। अपने फायदे के लिए उसके जो एसोसिएट्स होते हैं जो करते हैं वो कर देते हैं, और पता चला कि जब इनकी एसआईपी मैच्योर हो रही है या चीज़ें हो रही हैं तो उनको एक मोटा हिस्सा टैक्स में देना पड़ रहा है। तो क्या कुछ ऐसा भी होता है जिससे टैक्स बचाया जा सकता है? देखिए, मैं आपको एक नियम बताता हूँ जीवन का। आजकल इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली मिलती है। ठीक है। आप 3 बैंकों में जाइए। अच्छा। एक बैंक में जाइए, उसको बोलिए मेरे को ऐसे निवेश करना है, मेरे को ऐसे करना है, वो आपको जवाब देगा। फिर ये बात जाके दूसरे बैंक के बंदे को बोलिए, वो उसकी खामी निकालेगा, अरे नहीं सर क्या बात कर रहे हो आप, मरवाएगा आपको। फिर तीसरे बैंक में जाओगे, ये दोनों ये कह रहे हैं, और सर क्या बात हो, दोनों मरवाएंगे आपको, मैं बता। तो अब आपके पास तीनों इन्फॉर्मेशन आ गई है भाई। आपने समझो ये स्टूडियो बनाया, बड़ा खूबसूरत स्टूडियो। अब पहले बंदे ने आके बोला होगा जी 10 लाख लगते हैं बनाने के। फिर आपने दूसरे वेंडर को बुलाया होगा, बोले भाई तू जरा मेरे को बता। बोला सर पागल बना रहा है, 8 में बना दूंगा। फिर तीसरे को बुलाएगा, सर ये दोनों पागल बना रहे हैं, मैं 6 में बना दूंगा। बिल्कुल सही बात है। यही होता है। तो मिल लो ना, वो भी तो वेंडर ही है। आप ग्राहक हो, जिसकी जेब से पैसा लगने वाला है वो ताकतवर है, उसे क्वेश्चन पूछने का अधिकार है, और उसे ज्यादा लोगों से क्वेश्चंस पूछने चाहिए ताकि वो क्लियर हो। भाई आप आज, मैं मजेदार आपको बिहेवियर दिखाता हूं। आप कोई भी बंदे को देखो जो टाटा क्रोमा या फिर ये विजय सेल्स या जहाँ पे भी सामान मिलता है वहाँ पहुँचता है, वॉशिंग मशीन खरीदनी है जी। बोले जी 15,499 की वॉशिंग मशीन है। फटाफट अपना फ़ोन निकालता है, अमेजोन पे देखता है, 16,000 है यहाँ पर, चलो ठीक है ये। तो आपने क्या किया? कंपेयर किया। प्रिसाइसली। तो यहाँ भी कर लो, यहाँ भी कर लो। यहाँ तो सिर्फ एक 15,000 की वॉशिंग मशीन खरीद रहे थे, यहाँ तो अब हो सकता है 10,000 रुपये महीना अगले 20 साल डालना चाहते हो, तो इतना तो समय दे दो। क्या बात, मतलब आपके जो एग्जाम्पल इतने मतलब ग्राउंड जीरो के होते हैं ना, वही हमारी पब्लिक को पसंद आते हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाता है उनको। तो यही तरीका है ना जी, और कोई तरीका ही नहीं है मेरे पास। एक बात और आप भी कह रहे थे कि आपके यहाँ जब कोई आता है बताता है कि मुझे निवेश करना है, एसआईपी करना, तो आप पूछते हो कि गोल क्या है आपका। हाँ। बैंक में कैसे पता करेगा कि किस गोल के साथ हम निवेश करें? नहीं देखिए, बैंक में भी ऐसा नहीं है। बैंक में मैनेजर्स होते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज होती है। ओके। आप उनको बोलिए कि मेरे को इस गोल के लिए निवेश करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे 3 साल बाद ये चाहिए, मुझे रिस्क कम लेना है। आप बोलिए उनको। दूसरी बात, कभी भी बैंक आपको पॉलिसी देना चाहे, पॉलिसी नहीं खरीदना उनसे। पॉलिसी निवेश नहीं होती। मैं एक बहुत अच्छे यहाँ पे कुल्फी वाले हैं दिल्ली में, बड़े फेमस। उनकी कुल्फी की दुकान में गया तो वहाँ लिखा था आइसक्रीम कुल्फी नहीं होती, कुल्फी होती है, आइसक्रीम होती है। क्या बात है। इसका मतलब ये है इंश्योरेंस होती है, इन्वेस्टमेंट होती है।
ये जो लोग कोशिश करते हैं ना कि हम इंश्योरेंस में भी इन्वेस्टमेंट की कुल्फी में आइसक्रीम घुमा ले, वो नहीं चलता जी। क्या शानदार टॉपिक दिया अगली वीडियो के लिए। तो ये जो आपको बोलेंगे पॉलिसी है जी, इसमें 5 साल पैसे डालते रहिए, फिर 10 साल इंतजार कीजिए, फिर 10 साल बाद आपके बच्चों को 1000 इतना 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 मिलता रहेगा, ये सब हमें नहीं करना। पॉलिसी का मतलब होता है जब आप अपने ज़िंदगी को कवर करना चाहते हैं, जिसके लिए आप एक टर्म पॉलिसी लेते हैं, जिसमें आपको कोई ये नहीं होता कि मैं ज़िंदा रह गया तो इतना पैसे मिल जाएगा। ज़िंदा रह गया तो मुबारकबाद, आप ज़िंदा रहना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ आपको लेना है, बोलना है मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड में करना है। क्लियर बोलो उसको, क्लैरिटी के साथ बोलो, वो आपको बहुत कोशिश करेगा क्योंकि वहाँ उनको कमीशन ज़्यादा होता है पॉलिसी में। ठीक है, पॉलिसी में उनके कमीशन 30-30% तक हो जाते हैं, तो आप ही की तो जेब से जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड में उनका कमीशन 80 पैसे से 1% तक होता है ओके, सालाना, तो ठीक है चलेगा, कोई चक्कर नहीं है। तो आप जब भी बैंक के पास जाएं, तीनों बैंक के पास जाएं, 3 बैंकों से बातें करें, उनको समझाएं, एक की बात दूसरे को बोले, दूसरे की बात तीसरे को बोले। ये तो भारतीय घर में होता ही है, मतलब ये तो आप लोग की वैसे ही आदत है। इस आदत को अपने फायदे के लिए तो इस्तेमाल कर लो। टमाटर खरीदने में जाते हैं, बोलते हैं हाँ, दे बाजू वाला दुकान वाला दे रहा है ना 16 रुपए किलो में, तू 18 क्यों मांग रहा है? अरे दीदी उसके गंदे हैं भाई, सड़े हुए टमाटर है, 2 दिन पुराने टमाटर, वो बोलेगा आपको, ठीक है। तो हमारे तो ये भारत वालों की तो ये धरोहर है, एक दूसरे की नुक्ताचीनी करना, तो उसका फायदा ले लो इन्वेस्टमेंट में। मैं ये बात तो सही है। एक सवाल और भी आता है और बड़ा जेन्युइन सवाल है। वो कहते हैं कि मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है, ये चीज़ें हैं, ये खतरा, वर्ल्ड वार और ये युद्ध हो जाएगा, टैरिफ वार छिड़ गया, तो ये बताओ आपके रियल इस्टेट में डाल दें या सोना में डाल दें? इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, या उसकी तरफ ही जाना चाहिए? अगर मैं रियल इस्टेट और सोना में डालता हूँ तो मेरे सामने होता है, तो ये निवेश किस तरह का है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए, वापस निवेश को ना थाली की तरह सजाइए, खाने की थाली की तरह। अब खाने की थाली में सिर्फ चावल नहीं होते, सिर्फ दाल नहीं होती, सिर्फ रोटी नहीं होती, सब कुछ होता है। तो निवेश की थाली जब आप सजाते हैं तो उसमें गोल्ड भी रखिए ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अभी गोल्ड पीछे कितना तेजी से भाग गया। साल की शुरुआत में जनवरी में 75,000 था, ऑलमोस्ट 1 लाख हुआ, फिर पीछे करेक्ट हो गया। देखिए, गोल्ड में क्या होता है, गोल्ड में ना आपको ये समझना होता है, गोल्ड और अनसर्टनिटी डायरेक्टली रिलेशन में है। जितनी अनसर्टनिटी ग्लोबली बढ़ती है उतना गोल्ड का वैल्यू बढ़ जाता है। लड़ाई होने वाली है, गोल्ड का वैल्यू बढ़ जाएगा। ट्रम्प भाई आ गए, उन्होंने बोल दिया कि मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा, मैं ये टैरिफ लगा दूंगा, गोल्ड का भाव बढ़ गया। अब अचानक से ट्रम्प और चाइना दोस्त बन रहे हैं, दिख रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, गोल्ड का भाव 7,000 रुपये तोला गिर गया। 3 दिन में 7,000 रुपये तोला गिर गया। कैसे गिरा? क्योंकि वहां पे सर्टेनिटी आने लग गई। तो जैसे ही सर्टेनिटी आएगी गोल्ड गिरेगा, जैसे ही अनसर्टेनिटी आएगी गोल्ड बढ़ जाएगा। सिंपल रूल है। तो अभी टाइम अनसर्टन चल रहा था, शुरू से पिछले 5 महीने बहुत अनसर्टन था, जब से डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया था। वो तो नवंबर में आ गए थे, तो नवंबर में जब से आए हैं तब से तो वो चिकम चिकी कर ही रहे हैं कि अरे मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। तो गोल्ड भाग गया, 25% भाग गया 5 महीने में, 75 से 1 लाख हो गया, अब वापस गिर गया। अब आप टाइम करते रहो मार्केट को, मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं। इससे अच्छा आप गोल्ड में एसआईपी चालू कर दो। अच्छा, गोल्ड में एसआईपी, ईटीएफ के माध्यम होते हैं, ईटीएफ होते हैं गोल्ड के। ओके। अच्छा, मजेदार बात ये है, आप डिजिटल गोल्ड कुछ भी खरीदने जाओ, गोल्ड आज खरीदने जाओ तो 1 ग्राम से नीचे नहीं ले पाओगे। 1 ग्राम मतलब 10,000 रुपए हो गए मोटा मोटी। आप ईटीएफ 10 रुपए में खरीद सकते हो। अच्छा, टाटा गोल्ड ईटीएफ है, आप जाइए, टाटा का कंपनी का नाम है भाई, अब उससे बड़ा तो नाम कोई होता नहीं। टाटा गोल्ड ईटीएफ टाइप कीजिए अपने ब्रोकर टर्मिनल में, आपको दिख जाएगा 9 रुपये समथिंग का फंड है, ये ईटीएफ है। उससे आपने गोल्ड खरीद लिया 9 रुपये का, वो गोल्ड के हिसाब से चलता रहता है भाव उसका। तो आपने हर महीने 10 रुपये का गोल्ड, 100 रुपये का गोल्ड खरीद लिया, 50 रुपये का गोल्ड खरीद लिया, जितना बन बना उतना गोल्ड खरीद लिया। क्या और धीरे 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 240 महीने बाद आपके पास एक अमाउंट हो गया गोल्ड का। क्या शानदार जानकारी दे रहा है हम लोगों को। मुझे खुद भी नहीं पता था ये जो अभी आपने बताया ना, इतनी बातचीत हुई थी, मुझे नहीं पता। आपने बोला क्या आगे इसके बारे में कहीं? नहीं, देखिए, गोल्ड ईटीएफ मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ, खुद की वीडियोस में भी बताता हूँ कि गोल्ड ईटीएफ सबसे अच्छा तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, उस पर 3% जीएसटी लगता है। हाँ। उसको फिर कहीं संभाल के रखो, बचा के रखो। उसमें मिनिमम टिकट साइज 10,000 रुपये का लगता है, क्योंकि 10,000 से 1 ग्राम से नीचे का सिक्का ही नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें जो हम करेंगे उससे हम क्यों स्ट्रेस लें। यहाँ गोल्ड का ईटीएफ ले लो, कोई स्टोरेज का खर्चा नहीं, कोई जीएसटी नहीं लगती किसी प्रकार की आपकी इसमें। सेफ कितना है वो? सेफ ही, सुपर सेफ है, तो गोल्ड से लिंक्ड है। अच्छा, गोल्ड से ही लिंक है? गोल्ड से लिंक्ड है, क्योंकि आम आदमी जिसे एकदम लेमैन की भाषा में पूछे कि भाई बिल्कुल दिखेगा कहाँ, कहीं टाटा का गोल्ड ईटीएफ है जी, कहाँ से गिरेगा? हाँ, टाटा का जो गोल्ड के हिसाब से गिरेगा। अगर गोल्ड 80,000 हो गया तो वो भी 8 रुपये हो जाएगा। और रियल एस्टेट के बारे में क्या ख्याल है? रियल एस्टेट, देखिए, रियल एस्टेट का ना वही है, आपको अपनी बॉडी को समझना है और बॉडी के हिसाब से आपको अपना फूड और हैबिट समझना है। अब पैसे के केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? लिक्विडिटी। अगर आप पे कोई विपदा आपदा आ गई, तो अगर आपका गोल्ड ईटीएफ है तो बटन दबाओ, कल पैसा वापस। ठीक है। म्यूचुअल फंड है, बटन दबाओ, कल पैसा वापस। एफडी है, बटन दबाओ, अभी पैसा वापस। ठीक है जी।
तो ये हो गए लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। चाहे म्यूचुअल फंड आपने 100 में खरीदा था, अभी 90 चल रहा है, पर 90 तो आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है ना, 10 का लॉस ले लेंगे, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। अब आप गोल्ड रियल एस्टेट को समझिए, रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता। रियल एस्टेट में आज आपने पैसा डाला, कल के कल नहीं बढ़ता। वो कभी कभी चढ़ती कला होती है जो 10-15 साल में एक बार आती है, पर मैंने रियल एस्टेट को 10-10 साल रुके हुए भी देखा है, जिस भाव में खरीदा और उसी भाव में 10 साल बाद भी चल रहा है। इसे हम टाइम करेक्शन कहते हैं। रियल एस्टेट में ना प्राइस करेक्शन नहीं आता, अच्छा, टाइम करेक्शन आता है। ठीक है। टाइम करेक्शन का मतलब होता है कि आदमी के पास रियल एस्टेट है, उसने 1 करोड़ में खरीद ली, अब अचानक से मार्केट गिर गई, प्रॉपर्टी बिक्री नहीं है, वो 90 में नहीं बेचेगा। हाँ, वो बोलेगा मैं चाहे 10 साल बाद बेचूं, मैं बेचूंगा 1 करोड़ में, पर 10 साल का टाइम तो खोटी हो गया ना। तो इसे हम टाइम करेक्शन कहते हैं। तो रियल एस्टेट में टाइम करेक्शन आने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, साइक्लिकल है ना। तो जब टाइम करेक्शन आता है, इसका मतलब कि आपको ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तभी आप इसमें पैसे बना सकते हो। तो रियल एस्टेट का आपका होराइजन ही 25-25 साल होना चाहिए। एक 2-3 साल के लिए आप रियल एस्टेट नहीं खरीद सकते। वो नसीब है, नसीब चल गया अलग बात है, मैं नसीब की बात नहीं कर रहा हूं। किसी आदमी ने 2013 में रियल एस्टेट खरीदी थी, उसकी 2021 तक 22 तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अभी मेरे को पीछे कोई नोएडा में मेरा फ्रेंड मिला, वही मैं कहने वाला बोलता है सर आप तो रियल एस्टेट बना करते हो। मतलब मना नहीं करता वैसे, बट जस्ट बताओ क्या बोलना चाहते हो। बोलता है सर पिछले 3 साल में 2 गुना हो गया प्राइस इसमें नोएडा में, मतलब उससे पिछले 7 साल में। बोलता नहीं बढ़ा ही नहीं उस टाइम, और उसके पिछले 2-3 साल में तो सर कुछ ही नहीं बढ़ा था, बहुत कम बढ़ा था। मतलब प्रिसाइसली रियल एस्टेट को आप एक ऐसे छोटे से 2 साल के होराइजन में नहीं देख। मैं जानता हूं नोएडा में कमर्शियल का रेट 2013-14 से 4-5 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा था। 2022 तक वही रेट था, 5,000, 6,000, 4-5, 6,000, 4-5 यही चल रहा है। अब अचानक से 10,000 हो गया। अरे पर अगर आपने 12 साल पहले 4-5 हज़ार में कोई चीज ली थी, तो अब जाके 12,000 11,000 हुई है ना। आपके तो 11 साल निकल गए उसको डबल करने में। हाँ, बाकी चीजें भी तो फिर वहां तक पहुंची गई। हाँ, और बाकी चीज आप उस दिन का निफ्टी देख लो और आज देख लो, निफ्टी तो 6 गुना हो गया होगा या 5 गुना हो गया होगा। सो पॉइंट इज आप ऐसे मत कंपेयर करो चीजों को, 20-25 साल के होराइजन में कंपेयर करो, 25 इयर्स के होराइजन में कंपेयर करो। अब मैं बोलता हूं कि हमने बॉम्बे में घर लिया, जब हमने बॉम्बे में घर लिया था वो 23-25 लाख रुपए का था, आज वो 2 करोड़ का हो गया 20 साल बाद। तो बात समझ आती है कि चलो हमने कंपेयर किया है कि 20 साल। अब वही टाइम पे मैं निफ्टी देखूंगा, तो अगर वही 25 लाख रुपए निफ्टी में डाले होते तो आज 2 करोड़ नहीं होते, वो 6 करोड़ होते, तो मैं 3 बार वो घर ले लेता। पर ठीक है, हमने उसमें रहे, हमने रेंट बचा लिया, ठीक है, जो था वो था। तो हर डिसीजन फाइनेंशियल भी नहीं होता, कुछ डिसीजंस मनी डिसीजन होते हैं जो आपको खुश करते हैं। हर चीज रिटर्न्स के लिए नहीं होती है। आपके पास अगर इनफ पैसा है, आपने म्यूचुअल फंड्स कर दिया, इमरजेंसी फंड कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी अगर आपके पास अच्छा पैसा बच रहा है तो आप डालो रियल एस्टेट में, किसने मना किया। पर आप बोलो नहीं जी मैं अपना पेट काटूंगा, उसके बाद मैं अपना इमरजेंसी फंड भी नहीं रखूंगा, और मैं 70% अपनी तनख्वाह का ईएमआई दूंगा, और फिर मैं रियल एस्टेट मैं खरीदूंगा ताकि मैं उसमें रह सकूं, तो आप उसमें सुकून से तो नहीं रह पाओगे दोस्त। हाँ, कहाँ से, बाकी सब तो सुकून की बलि चढ़ा दी, आपने। हर महीने आपको बस टेंशन ये है कि मेरी ईएमआई कैसे जाएगी, और 25 साल तक ये टेंशन लेके चलनी है आपको। मैं तो 25 साल का कमिटमेंट करने को तैयार नहीं हूं, मतलब मैं नहीं हूं पर्सनली, किसी को करना करें, मोस्ट वेलकम, बट मैं नहीं कर सकता 25 साल की कमिटमेंट। अच्छा, कई लोगों का ये होता है ना कि जिससे कि आप कहते हैं कि घर मत खरीदो, घर खरीदोगे तो तुम ईएमआई दोगे, ये करोगे, उतने में रेंट में रह लो। तो वो कहते हैं जो ईएमआई देता हूँ वो भी तो इन्वेस्टमेंट हो रही, मेरा घर भी तो मान ली 20 साल बाद अपना हो जाएगा, उसकी भी तो कीमत लग जाएगी, तो ये 20,000 रुपये नहीं बचा पाता तो मैंने ईएमआई दे दिया और अपना घर खरीद लिया। देखिए फिर से आते हैं, 2 लोग हैं ना, 2 चीज़ें आर्ग्यू करते हैं, दोनों चीज़ें सेम नहीं है। आइसक्रीम होती है, कुल्फी होती है। पहले ये समझ लो, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। आप पहले ये डिसाइड करो आप घर रहने के लिए खरीद रहे हो या इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हो। पहले एक जवाब दो मेरे को, आपको नहीं बोला, मतलब मैं जनरली जो भी मुझसे ये आर्ग्यू करते हैं, मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूं कि ये घर रहने के लिए खरीद रहे हो या निवेश के लिए खरीद रहे हो। ठीक है, तो बोले सर रहने के लिए खरीद रहे हो। मतलब फिर इसकी वैल्यू कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इसको बेचने नहीं वाले। हाँ। और अगर कल को बेचोगे तो इसी लोकेलिटी में लोगे। हाँ। तो बाकी घर भी तो महंगे हो जाएंगे भाई। हाँ। बाकी घर कौन से सस्ते होंगे। तुम्हारा 2 बेडरूम अगर 3 करोड़ का होगा तो बाकी का 2 बेडरूम थोड़ी 1 करोड़ का बिकेगा, वो भी 3 करोड़ का बिकेगा। बिल्कुल। तो हाउस इज अ रिप्लेसमेंट एसेट, ये रिप्लेस होता है, इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप बोलते हो मेरे पास एक घर ऑलरेडी है, मैं उसमें रहता हूं, मैं दूसरा घर लेना चाहता हूं। तो जब आप दूसरा घर लेना चाहते हो तो वो निवेश होगा। अब तो निवेश जब आदमी करता है तो 2 चीजों के लिए करता है, या तो उसमें से कोई कंसिस्टेंट कैश फ्लो आ जाए या उसकी वृद्धि हो जाए। तो आप उसको चेक करो, उस घर में ताकत है क्या कैश फ्लो देने की। अच्छा, काफी इंटेलिजेंट लोग भी मैंने देखे हैं, उन्होंने घर ले लिया जी नोएडा में, नोएडा में घर लिया और उसको एयरबीएनबी कर दिया। हाँ। एयरबीएनबी किया तो जो आम घर में 30,000 का भाड़ा आता था, उस घर को 1.25 लाख रुपए का भाड़ा आ रहा है। तो वो कमा पा रहे हैं, वो समझदार लोग हैं।
मतलब घर को में भी कंपाउंडिंग कर दिया उन्होंने। घर में भी कंपाउंडिंग कर दी उन्होंने। बहुत स्मार्ट लोग हैं उन्होंने, उनको टेक्नोलॉजी आती थी, उनको एयरबीएनबी पे लिस्टिंग आती थी, घर को नीट एंड क्लीन कर दिया, उनको समझ आ गया एक वाईफाई लगा दो, एक ये कर दो, एक लड़का रख दो, वो घर में साफ सफाई भी कर देगा, खाना भी पका देगा, और हर दूसरे दिन तीसरे दिन बुकिंग आती है, 4,000 रुपये पर नाइट, 3,000 रुपये पर नाइट, 5,000 रुपये पर नाइट की। ऐसे करते करते अगर 20 दिन भी चढ़ गया तो आपका 2.25 लाख रुपये महीना बन गया, और 2.25 लाख में 20-25 हज़ार का खर्चा हो गया, तो लाख रुपए महीना फिर भी निकाल रहे हो। जहां आपको 40,000 का रेंट मिलता है वहां आपको 1 लाख का रेंट मिल रहा है, तो आपकी ईएमआई निकल गई पूरी, और घर आपका घर बन गया। तो भाई मैं कह रहा हूं लॉजिक लगाओ। अगर घर आपका खुद का है, रहने के लिए है, तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछो, क्या मैं इसकी ईएमआई अफोर्ड कर सकता हूं? मेरी तनख्वाह 1 लाख है, ईएमआई 30-35-40 हज़ार है, वेरी गुड, ले लो, कोई चक्कर नहीं है। मेरी तनख्वाह 1 लाख है, ईएमआई 70,000 है, तो क्यों कष्ट दे रहे हो यार अपने आप को? हाँ, अब ये सब हो गया, उसके बाद तामझाम के बाद आपको लगता है निवेश करना है। हाँ जी, मेरे को अयोध्या में निवेश करना है, मुझे पता है राम मंदिर आने के बाद वहां ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, मैं 10 साल के लिए तैयार हूं, वेट कर, तो डाल दो पैसा वहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लोग दिमाग नहीं लगाते हैं ना। अच्छा, समस्या क्या है ना, लोगों की समस्या नहीं है, लोग बेचारे सोच रहे हैं कहीं से पैसा बचा करके उसको बड़ा बना लें। अब इतना ज़्यादा ज्ञान सुन रहे हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और भी आती है, बहुत से ऐसे फाइनेंस एक्सपर्ट हैं जिनको ना कंपनियाँ फंडिंग देती हैं, स्पॉन्सर करती हैं कि आप मुझे सही गलत तरीके से इस्टेब्लिश करो और लोग हमारे पास आएँ। तो उसमें लोगों की भी समस्या नहीं होती, वो बेचारे समझ ही नहीं पाते हैं। देखिए, मैं आपको फिर से बोलता हूँ, दिमाग तो आदमी का अपना है ना। बात तो सही है भाई, आपको क्वेश्चन करने की भगवान ने कैपेबिलिटी दी है। जानवर और इंसान में क्या फर्क है? भय, निद्रा, आहार, मैथुन, ये तो जानवर भी करता है, भय भी करता है, निद्रा भी लेता है, आहार भी खाता है, मैथुन भी करता है, इंसान भी ये कर सकता है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? कॉन्शियसनेस, दिमाग का। हम में और एनिमल में यही फर्क है ना, और तो कोई फर्क नहीं है ना। हाँ। तो अगर भगवान ने हमें कॉन्शियसनेस दी है, हमने क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी दी है, तो क्वेश्चन कर लो ना यार। कोई भी, मैं कहता हूं, आदमी डिसीजन, टमाटर लेने से पहले 4 बार चेक कर लेता है कि यार ये पुलपुला ठीक है, इसमें कुछ नहीं, और यहाँ करोड़ों रुपए के डिसीजन वो किसी और के कहने पे कर रहा है। इतने बेवकूफ हो यार, इतने मंदबुद्धि हो, तो आप ये मत करिए। कोई भी डिसीजन लेते हैं, थोड़ा 2 स्टेप पीछे लीजिए, सवाल कीजिए, प्रश्न कीजिए। आप कह रहे हैं संजय जी ने आके बोला ये ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल लगाओ, तो देख तो लो उसमें ठंडा ठंडा कूल कूल करने वाला कुछ है भी कि नहीं है। संजय सर को तो पैसे मिल गए, चलो ये करने गए। माय पॉइंट इज, कोई भी बंदा कुछ भी आपको बेच रहा है, हम आपको शायद लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल होती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो चीज बहुत ही अच्छी हो गई है, तो वो अच्छी नहीं है, उसको जरा जांचिए, चेक करिए, ये फ्रॉड क्यों हो रहे हैं, ये स्कैम्स क्यों हो रहे हैं इतने बड़े बड़े। क्योंकि एक आदमी को मैसेज आता है, आप 50,000 रुपये दीजिए, मैं आपको दिन का 5,000 रुपये देता हूँ, और आदमी चला जाता है। तो तुम तो वही चूहे वाली बात होगी, चले गए वहां पे, लगाई हुई थी उसने गोली मुझे भी आटे कई की। बार समझ में आता कि आदमी इतना बेवकूफ़, इतना लालची कैसे हो सकता है कि मतलब इस तरह की चीज़ें दिखी और आदमी उसकी तरफ चला गया। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है जी, ह्यूमन साइकोलॉजी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, इसका प्रॉब्लम ही है। अच्छा, एक बात और अभी अचानक से मुझे याद आई है। अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, टैरिफ और हिंदुस्तान पाकिस्तान, और भी जो वैश्विक परिस्थिति बनी हुई है, जो लोग पैसा डाले हुए हैं बड़े डरे हुए हैं। कई लोग बीच बीच में बाइट दे रहे हैं कि भाई अगर आपकी सारी चीज़ों का सरकार यूज़ करेगी, आपने दे रखा है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी दुकान का भी यूज़ करेगी। तो अभी क्या, जिन लोगों का पैसा है वो बना रहे ना रहे, निकालना चाहिए, कहीं और जाना चाहिए, क्या करना चाहिए उन लोगों को? देखिए, यहाँ परेशानी क्यों आती है? हाँ, यहाँ परेशानी इसलिए आती है क्योंकि एक आदमी अपनी सीट बेल्ट नहीं पहनता। गाड़ी में बैठे हो तो सीट बेल्ट तो पहननी पड़ेगी, नहीं तो एक्सीडेंट हुआ तो आपका प्रॉब्लम होगा। अब गाड़ी निकलेगी तो एक्सीडेंट ना हो, मतलब एक्सीडेंट हो जाए इसके चांस 100% नहीं है, पर हो सकता है। तो आप सीट बेल्ट तो इसलिए पहनते हो ना कि बाय चांस हो गया तो। लाइफ के ना 3 सीट बेल्ट होते हैं, 3 रिस्क है लाइफ के सबसे बड़े। ठीक है। सबसे पहला रिस्क है किसी की आमदनी खत्म हो जाए, ठीक है। दूसरा किसी की हेल्थ खराब हो जाए, और तीसरा किसी की जिंदगी चली जाए। 3 ही रिस्क हैं, और तो चौथा कोई रिस्क नहीं है। नहीं, आपकी आमदनी खत्म हो जाए इसलिए आप रखते हो इमरजेंसी फंड, ठीक है। हेल्थ खराब हो जाए इसलिए रखते हो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ में कुछ हो जाए आपको तो आपके परिजनों के लिए आप लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हो। अब प्रॉब्लम क्या होती है सर्वेश जी, ये सब क्वेश्चंस वो पूछता है जिसके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिसको पता नहीं होता वो किस गोल के लिए निवेश कर रहा है, और पॉइंट नंबर 3, जिसको ये पता नहीं होता कि उसने किस चीज में निवेश किया। बस तब उसके माइंड में क्वेश्चंस आते रहते हैं, अरे ये हो गया तो, अरे ऐसा हो गया तो, अरे वैसा हो गया तो। भाई अगर आपने 3 साल के लिए पैसा डालना था तो इक्विटी में डालना ही नहीं था,
तो आप तो वैसे ही फिक्स्ड इनकम में हो, तो फिक्स्ड इनकम में ऊपर हो नीचे हो क्या फर्क पड़ता है, आपको तो ब्याज मिलना ही मिलना है। हाँ मतलब ये तो टेम्परेरी प्रोसेस है, अगर ऐसा कुछ हुआ भी हाँ। तो वो कुछ टाइम बाद निकल जाएगा, लेकिन आपके पैसे सरकार की देने की जिम्मेदारी वो आपको लौटाएगी। बिल्कुल, ऐसा? बैंक में अगर एफडी रखी है तो 5 लाख तक की तो सरकार की गारंटी है। हाँ। अब सरकार अपनी गारंटी से मुकर के तो देश ही खराब हो गया ना, मतलब फिर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या कर लूंगा। ठीक है, तो अब भाई पाकिस्तान की स्थिति है या फिर बांग्लादेश की स्थिति है या जिम्बाब्वे में जो हुआ, वेनेजुएला में हुआ, वैसा कुछ हो गया तो आप मैं वैसे ही कुछ नहीं कर सकते यार। फिर सोना लेके रखो और उस टाइम के लिए आप सोना लेके रखते हो कि भैया कल को चलो सोना तो अपनी वैल्यू नहीं खोएगा। सेकंड चीज ये है कि आपने अगर लंबे समय के लिए निवेश किया 15 साल 20 साल, तो आप ये याद रखिए ये इस दुनिया का पहला युद्ध नहीं है, इसके पहले भी हुआ है। इसके पहले भी था और ना ही अंतिम युद्ध है, इसके बाद भी होंगे। कोरोना एक बार का इवेंट हुआ था, उसके बाद देखो मार्केट्स कैसे भागी। हाँ, लोग तो ये सोच रहे थे सब बर्बाद हो गया, इसके बाद कोई खड़ा नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, राशन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मार्केट्स 5 गुना भाग गई। बात तो सही। 5 साल के हम लोग जो सोचते हैं ना उससे बहुत परे दुनिया चलती है। हम लोग सिर्फ डर के माहौल में रहते हैं क्योंकि हमें फाइनेंस के बारे में पता ही नहीं, हमें बेसिक्स ही नहीं पता कि लाइफ को सेट कर दो ना, अपनी सीट बेल्ट पहन लो। हमको खुद ही नहीं पता कि हम कब तक है। हाँ, मेरे को किसी ने बोला सर घर का ओनरशिप है, मतलब तेरे शरीर की ओनरशिप नहीं है तेरी। अरे घर में अगर मैं भाड़ा देता हूं तो मुझे ये पता होता है 11 महीने का टेनेंसी एग्रीमेंट है, मुझे तो ये नहीं पता कि ये आत्मा कब शरीर को छोड़ के चले जाएगी। अच्छा मेहतर बात, पिछली बार एक बंदे ने बोला आपसे ना कि इनसे जरा पूछना है 25 साल इन्वेस्टमेंट की सलाह दे रहे हैं, क्या पता हम 25 साल रहे ना रहे। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि हम रहे ना। देखिए आप क्या, बट अगेन ये सोच के निवेश करते हो क्या? आप ये सब नहीं सोच के निवेश करते, इसलिए बकेट्स होते हैं। लाइफ ना बकेट्स में जी जाती है। आपका इमरजेंसी बकेट सेट है, आपके इंश्योरेंस बकेट सेट है। अब आपको कुछ हो गया खुदा ना खास्ता, तो आपके परिवार के प्रति आपकी कुछ तो जिम्मेदारी थी, तो वो पूरी करो। अब आप बोलो नहीं हम तो अच्छा, अब कुछ लोग बोलते सर आप तो जीना ही नहीं देते, आप तो कहोगे तो किडनी बेच के भी SIP करो। अरे भाई मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर कोई अगर ऐसा आप नहीं कहता कि आपको पैसा मिलता है इसलिए आप बिकवाते हैं सब। तो अच्छा आप सोचिए, मैंने कभी मार्केटिंग करी जाके कि भैया मैं मेरे पास आ जाओ, और मैं कभी नहीं बोलता। मैं कहता हूँ खुद सीखो भाई, मेरे पास मत आओ। मैं वैसे ही लंबी लाइन है, मैं उन्हीं को नहीं सेवा कर पा रहा, आप मेरे पास मत आओ। मतलब अहम से नहीं कह रहा हूँ, मैं विनम्रता से कह रहा हूँ कि आप खुद सक्षम बन जाओ। बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप अपने आप को सक्षम बनाओ निवेश में, बेसिक चीज़ें ठीक कर लो। हमारे जो परिवार में हमारे पिताजी ग्रैंडफादर करते थे कि छोटी सी बिक्की बैग रखते थे, इमरजेंसी फंड रखते थे, आज वो FD में रख दो आप अपनी। लोग इमरजेंसी फंड नहीं रखते। एक बंदे का जॉब चला गया तो 3 महीने नहीं है उसके पास अपने पैसे। यार ऐसे कैसा जीवन निकाल रहे हो तुम कि तुम्हारे पास 3 महीना खर्चा निकालने को पैसा नहीं? तो ये तो फिर गलत बात हो गई ना जी। सबसे अच्छी बात आपकी है ना कि बड़ी ईमानदारी से बोलते हैं। जैसे आपने ना, मैं बहुत लोगों के साथ बैठता हूँ, यहाँ आओ मेरा ये खरीद लो, मेरे इसके साथ ऐसे करो वैसे करो। मैं इतने पॉडकास्ट आपके साथ कर चुका हूँ, लेकिन आपने कभी नहीं कहा। आज मैंने ज़बरदस्ती एक क्वेश्चन पूछा कि केवल बड़े लोगों को पोर्टफोलियो बनाते हो आप या छोटे लोगों का। एक सवाल और बता दो आप मुझे कि जब भी कोई निवेश करे तो उसको अपना लक्ष्य, उम्र और जोखिम तीनों का कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए कोई भी निवेश करते हुए? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आज तक मैं किसी ने ये नहीं पूछा। हाँ देखिए लक्ष्य आपके लाइफ के गोल्स होते हैं। ठीक है। सपने आपने वर्ड यूज किया था, आई थिंक मैं आगे से गोल्स को सपने से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है। सपने क्या है एक आदमी इंसान के? हाँ। घर हो, अच्छा जीवन चल रहा है, गाड़ी हो, बच्चों की एजुकेशन ठीक हो, उनकी शादी अच्छी हो जाए और उसके बाद अपना रिटायरमेंट अच्छा हो जाए। ये लाइफ के कुल मिला के 5-6 बड़े गोल्स हैं। तो यही गोल्स हैं और ये सब 20-30 साल के अंदर के 30 साल के अंदर आपको सब निपटाने हैं। 30, 40, 50, 60। हाँ, मतलब 40 मतलब आप 20 से चालू हुए और 60 तक आपको सब क्लोज करना है। हाँ, अगर आपको ये जल्दी क्लोज करने हैं ये सारे गोल्स, तो आपको अपनी कमाई बढ़ानी पड़ेगी। और कमाई आप स्टॉक मार्केट से नहीं बढ़ा सकते। कमाई आपको मेहनत करके बढ़ानी पड़ेगी। आपको कहीं अपने व्यवसाय में अपने आप को बेटर करना पड़ेगा, कुछ नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, अपने आप को क्या कहते हैं ऐसे स्किल सीखने पड़ेंगे जिससे ज्यादा पैसे बने आपको। अब आप बोलो मैं वही 20-25 हज़ार की नौकरी में रहूंगा, जिंदगी भर रहूंगा और मैं अरबपति बनना चाहता हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। है ना? वो एक बार पीछे मैं देखा, कोई हंस रहा था, अपने फादर को फोन कर, डैडी आपके पास कोई वो पुराने रिलायंस के शेयर पड़े हैं क्या कागज में? कोई पुराने दादाजी ने विप्रो के शेयर खरीदे हों जो भूल गए हो आप लोग? तो मतलब ये थोड़ी, इससे थोड़ी आप अमीर बनोगे यार। अगर बनना ही होता तो वो भगवान की आपके ऊपर कृपा होती, आप बड़े घर में पैदा होते, वो अलग बात है। वो लॉटरी समझते वो लॉटरी है। वो तो देखो हमारे यहाँ सब है ना लॉटरी चेज कर रहे हैं, क्या कोई लॉटरी लग जाए, पर कोई जानता नहीं है कि पैसे कितने चाहिए जीने के लिए। मुझे जितने चाहिए थे मुझे मिल गए, अब मैं पैसों को नहीं चेज कर रहा,
आई एम नॉट चेजिंग मनी। आप सपनों को चेज अब मेरे को कुछ करना था जीवन में, मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना था, मुझे मेरा शौक था टीचिंग का, मैं उसको चेज कर रहा हूँ और शायद इसलिए अच्छा कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं ईमानदारी से वो काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पैसे नहीं कमाने उसमें, मेरे को पैसे कमाने का वो मेरे पे टारगेट नहीं है कि मंथली में इतना कमाऊंगा तो ही जी पाऊंगा। तो पहले मैंने लाइफ के वो मैंने एक मूवी देखी रॉक ऑन, बहुत पुरानी मूवी है इनकी, फरहान अख्तर और अर्जुन रामपाल और ये बढ़िया। तो उसमें दिखाया कि फरहान अख्तर ना पहले ये लोग सब गाना बजाना करते थे, फिर इनका ग्रुप टूट गया और ग्रुप टूट के फिर से अलग हो गए तीनों, और फरहान अख्तर जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गया, उसने जीवन में बड़ा अच्छा घर वर बना लिया, पैसे वैसे कमा लिए, और फिर ये वापस जुड़ जाते हैं और वापस जो है गाना वाना बजाना चालू करते हैं। तो बोलते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? तो किसी ने बोला जी अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए आदमी को। मतलब ये मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है पहले पैसे कमाओ, अपने आप को सक्षम करो, उसके बाद जो पैशन है वो फॉलो करो, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है। फिर उसने जब उसने गाना बजाना छोड़ा, उसने पढ़ाई करी, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करी, उसने बहुत पैसे कमाए और फिर उसको त्यागा। त्याग वो सकता है जिसके पास होता है। सही बात है। ये कुछ लोग आ जाते हैं बोलते हैं सर मैंने त्याग दिया, मतलब था क्या तेरे पास पैसे तूने त्यागा है? बात तो सही है। लोग कहते हैं ना मैं सर त्यागना चाहता हूँ, क्या त्यागना चाहता है तेरे पास है क्या त्यागने के लिए? बात तो बिल्कुल सही है। पहले क्रिएट करो, फिर उसको अपने पैशन के लिए इस्तेमाल करो, दैट्स द थिंग। और क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्टिव इनकम से आएगी, जिसे व्यवसाय कहते हैं, जिसे आप अपना जॉब कहते हैं। देखिए जॉब में से कितने लोगों ने कितना अच्छा पैसा कमाया, पर उन्होंने बहुत मेहनत करी है। अब आप एक समझिए, एक व्यक्ति है जो साल में बिल्कुल नपातुला काम करता है, तो 200 दिन काम करेगा, 8 घंटे 1600 घंटे काम करेगा। वहीं एक पागल बावला है जो 300 दिन काम करता है साल में और वो 12 घंटे काम करता है, तो वो 3600 घंटे काम कर रहा है। अब ये आदमी 1600 घंटे पे, वो 3600 घंटे पे, 2000 घंटे का फर्क है। अगले साल 4000, 6000, 8000, 10000, इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। और इसलिए जो 5 साल शुरू में करियर में ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा अपनी स्किल्स पे फोकस करता है, वो इतना आगे निकल जाता है कि बाकियों के लिए सोचना ही पड़ता है यार इतना आगे कैसे निकल गया यार। उनको समझ नहीं आता इतनी बड़ी कंपाउंडिंग हो रही थी उसकी। जो आप कह रहे हैं ना, लोग अब समझ पा रहे होंगे सफल और असफल लोगों के बीच के अंतर। होता क्या है ना कि लोग सोचते नहीं हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज़ की बधाई दूंगा मैं आपको, और आप जैसे उन सारे लोगों को बधाई दूंगा जो सच में जेन्युइन काम कर रहे हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल बोला था ना कि पूछते थे कि रिलायंस का शेयर है, टाटा का है, बिरला का है ना। कुछ टाइम पहले तक तो शेयर स्टॉक मार्केट मैं खुद भी नहीं जानता था। आज हालत ये है कि आप लोगों की वजह से ना एक आम आदमी भी ना इन सारी चीज़ों के बारे में जानता है। उसको समझ में आता है कि निवेश क्या होता है, उसको समझ में आता है कि हम कैसे बचत कर सकते हैं, हम कैसे ये कर सकते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले आप लोग बधाई के पात्र हैं। ये हम लोग का मेरा एजेंडा ही था लाइफ का। हाँ, और बहुत लोग दुआ देते हैं, कमेंट में आकर के दुआ देते हैं। एक सवाल जो उस उधर भी था और इसमें मुझे किसी ने पूछा भी था कि SIP और लंब सम में कौन सा निवेश ज़्यादा बेहतर है और किसको इसमें से करना चाहिए, कौन ज़्यादा फायदा देता है। तो अभी तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, तो ये एक माध्यम है। तो अब मुझे जरा बता दीजिए कि इस माध्यम से किसमें निवेश होता है और किस तरीके से फायदा ले सकते हैं। देखिए लमसम मतलब मोटा पैसा एक साथ डालना। अब वो मोटा पैसा लाइफ में सबके डिफरेंट होता है। अभी समझो कोई व्यक्ति 10,000 की SIP करता है। अच्छा, ये लंबसम वो नहीं है कि कोई टेक्निक है, मतलब ये वही जो हम लोग आम मोटा भाषा में पैसा, हाँ मोटा पैसा कि लमसम बताइए कितना पैसा। हाँ भैया वो हमारे क्या गांव का खेत बिक गया है, 25 लाख रुपए आ गए भैया, अब बताइए क्या करें, ये लमसम है। ओके, हम अब तो समझ रहे थे कि SIP की तरह कोई टर्म है। नहीं, लमसम है। ठीक है। अब लमसम में क्या होता है, लमसम में आपको डर लगता है कि मैं एक ही बार में कहीं 25 लाख डाल दूं क्या हो जाए। तो जब भी आपके पास लमसम आए और आप एक आम निवेशक हैं तो आप ऐसी जगह डालिए जहां पे फिक्स्ड इनकम हो। फिक्स्ड इनकम कैसे हो सकती है? जैसे आपका FD हो सकती है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, बॉन्ड फंड्स हो सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, और उसके बाद लिक्विड फंड्स हो सकते हैं जहां सेफ है। फिर क्या कीजिए, उस FD में जो जहां भी पैसा है उधर से जो कमाई हो रही है और जो आपने पैसा लगाया है उसको धीरे धीरे मंथली बेसिस पे निवेश करिए। ओके। तो आप समझिए कि आप एक वेयर हाउस होता है, वेयर हाउस में बहुत सारा सामान आके पटक गया, अब वहां से हर रोज दुकान पे जा रहा है, तो आपके जो 25 लाख है वो वेयर हाउस है। अब वेयर हाउस से हर महीने समझिए लाख रुपए या 50,000 रुपए या 25,000 रुपए जो आप तय करते हैं, 25,000 रुपए की SIP हो रही है, और जो वेयर हाउस में पैसा डला हुआ है वो FD में डला हुआ है। सेफ, सुपर सेफ, हाँ, एकदम सुपर सेफ कर दिया आपने। आपको डर लगता है जी, मेरे को डर लगता है मैं 25 लाख एक साथ नहीं डाल सकता स्टॉक मार्केट में, मत डालिए, कोई चक्कर नहीं। उस 25 लाख को FD में डाल दीजिए और जो टोटल आ रहा है उसका एक किस्त बना लीजिए कि 25,000 की किस्त है, 30,000 की किस्त है, जो किस्त बनानी है, और किस्त बना के आप इसके इन्वेस्टमेंट करते रहिए। उसे मतलब पैसा भी सेफ, हाँ, और उसके आने वाले से पैसे से पैसा बन भी रहा है। लेकिन इस पे टैक्स भी तो देने पड़ते हैं। हाँ, तो आपको जो FD से कमाएंगे उस पर आपको अपनी इनकम के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, डिपेंडिंग आपकी इनकम कितनी है।
अगर इनकम आपकी 12 लाख से नीचे है तो आपको 0 टैक्स बन जाएगा। अच्छा, सरकार छोड़ती नहीं है। ना देखिए, कहीं भी नहीं छोड़ेगी, वो कहीं भी नहीं छोड़ेगी। ये तो आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, इसमें कोई रियायत नहीं है, इसमें आप मैं कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, कोई मान लीजिए कि शुरुआती जैसे आजकल नए नए जो लड़के जॉब पकड़ रहे हैं ना, उनकी भी सैलरी 50,000 1 लाख लग रही है, मिल रही है उनको। कुछ लोगों को पैकेज और भी अच्छे मिल रहे हैं। अगर वो शुरुआती डेट में निवेश करना चाहता है तो रियल इस्टेट, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड किस में कर सकता है वो? देखिए, शुरुआत में आपके पास पैसे होते नहीं हैं जी। तो ये रियल एस्टेट ये सब में तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ मोटा पैसा एक साथ चाहिए। हाँ। बट आप शुरुआत में इक्विटी मार्केट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स तो 250-500 रुपए से भी निवेश चालू हो जाता है अच्छा, वहाँ पे। ठीक और है। अगर आप ETF खरीदते तो ETF तो 20-20, 30-30 रुपए में भी मिल जाते हैं आपको। सोने वाला? हाँ, सोने वाला तो 10 रुपए है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे निफ्टी 50 के कुछ ETFs है जो 23, 50, 25 रुपए के चल रहे हैं, कुछ मिड कैप के 10-12 रुपए के चल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ETF मिल जाते हैं। ETF क्या होता है? ETF म्यूचुअल फंड होता है जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है। म्यूचुअल फंड ट्रेड नहीं होता। ओके, ठीक है। तो ETF में क्या, जैसे निफ्टी की 50 कंपनियां हैं तो उसका ETF बन गया। अब आप समझिए कि निफ्टी में कोई कंपनी है वो जीरो हो सकती है, एक बड़ी कंपनी भी जीरो हो सकती है ना। हमने बहुत पीछे एग्जांपल देखे, DHFL देख लिया, जेट एयरवेज देख लिया, किंगफिशर देख लिया, ये सब खत्म हो जाती हैं कंपनी, हो सकती हैं, पर 50 कंपनी एक साथ खत्म नहीं हो सकती। अच्छा, इसीलिए आप कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा डालो और कई जगह बास्केट में डालो। बास्केट में डालो। एक देखो, आपने समझे कोई स्टॉक पकड़ा, आपको लगा यार ये कंपनी बहुत अच्छी, और सारा पैसा वहां डाली और वो कंपनी डूब गई। अभी पीछे एक कंपनी डूबी, जेंसॉल इंजीनियरिंग, ओके, बहुत बड़ा वो ब्लू स्मार्ट और ये सब का इशू हुआ। अच्छी खासी कंपनी थी, जीरो हो गई, खराब हो गई। अब उस पर सेबी का केस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो अगर किसी निवेशक ने 1000 रुपए में शेयर खरीदा तो आज तो वो 90-80 रुपए का चल रहा है। तो आपको ना, जब आप एक स्टॉक पे डालते हो पैसा, तो इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, यानी कि आपने एक ही जगह पूरा कॉन्सेंट्रेट कर दिया। पर अगर आप बास्केट में डालते हो, आप देश की टॉप 50 कंपनीज में डाल रहे हो, देश की 250 स्मॉल कैप कंपनीज में डाल रहे हो, तो वो सारी जीरो नहीं होंगी। अचानक से 250 कंपनी जीरो नहीं हो जाएंगी, कोई एक तो मर जाएंगी, हो सकता है मर सकती हैं। कंपनी का क्या है, तो हो सकता है अपने। अच्छा, जो ये आप एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं ना, यही वजह है कि आपके कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा आसान होता है। अब जैसे बास्केट वाली बात, तो किसी को बास्केट वाली बात जो है ना, वो किसी को भी समझ में आने वाली बात है कि अगर आपने भाई 10 में डाल दिया तो 2 डूबेंगी तो 8 का पैसा तो है। 8 तो चलेंगे, जो डूबा है वो जीरो ही होगा भाई। आप समझिए, आपने 100 रुपए डाले, हाँ, ठीक है, और आपने 10 स्टॉक में डाले। मैं एक उदाहरण देता हूँ। 10 स्टॉक में आपने डाले, एक बास्केट में डाला जिसमें 10 स्टॉक है, उदाहरण लेते हैं, उसमें से 3 जीरो हो गए, तो आपके कितने जीरो हो गए? 30 रुपए जीरो हो गए। अब वो 70 रुपए के स्टॉक अगर डबल हो गए तो आपके तो 140 रुपए हो गए ना। हाँ। आपने डाले थे 100 रुपए, आपके हो गए 140 रुपए, चाहे वो 2 साल में हुए, 3 साल में हो, 4 साल में, जब भी हुए। तो पॉइंट ये है कि जब आप बास्केट में डालते हो तो बास्केट में जो मरेगा वो तो उतना ही लेके जाएगा ना जितना आपने निवेश किया है, पर जो बढ़ेगा वो तो 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, कुछ भी हो सकता है। तो ये मैथमेटिक्स आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। आज के युवाओं के लिए क्या कहेंगे? मैं टिप्स तो नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या बताएंगे कि कहाँ पे जाना उनका सबसे ज़्यादा सेफ है, किस तरफ, किस निवेश देखिए, में? मैं सबसे पहले बात कहूँगा कि आप है ना, निवेश को थोड़ा सीख लीजिए। ये हमारे दुर्भाग्य है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में निवेश, पर्सनल फाइनेंस को सिखाया नहीं जाता। अच्छा, मैं आपको रोक रहा हूँ यहीं पे, उनको सिखाया नहीं जाता, इसलिए नए नए लोग नए नए ऐप लेकर के आके उनको और काट रहे हैं। बिल्कुल। अब आप अपनी बात पूरी करिए। और देखिए, बट जब तक इंसान रहेगा तब तक ग्रीड रहेगी, और जब तक ग्रीड रहेगा तो इस तरह के स्कैमर्स रहेंगे। ठीक है, स्कैम इसलिए होता है क्योंकि आप अलाउ कर रहे हो स्कैम होना, आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हो। आप जब प्रश्न पूछोगे तो आपको जवाब मिलेंगे, और जब जवाब मिलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। अब अगर हम म्यूचुअल फंड्स को प्रमोट करते हैं, किसी भी तक प्रकार से करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड एक बास्केट है, उसमें देश के टॉप कंपनीज हैं, बॉन्ड्स हैं, आप हर तरह का निवेश कर सकते हो उससे। सो एट द एंड ऑफ द डे, जो भी एक युवा आ रहा है वो आज छोटे पैसे के साथ आ रहा है, तो पहले थोड़ा सीख ले, थोड़ा समझ ले। मैटर सिर्फ 2-3 महीने का है। बेसिक रूल समझ ले, बजटिंग समझ ले, इमरजेंसी फंड को समझ ले, इंश्योरेंस को समझ ले, लाइव वीडियोस देख ले, कोई कोर्स कर ले, किसी को ज्वाइन कर ले, कुछ भी तरीके से सीख ले, और उसके बाद अपने निवेश की जर्नी स्टार्ट कर। क्या बात है, मतलब अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आप, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। एक ज़माने में फाइनेंस किसी को समझ नहीं आता था, वीडियो नहीं देखते थे लोग। आज अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वीडियोस ना यूट्यूब में फाइनेंस की ही रैंक करती हैं जी। इसके पीछे लालच है या सच में लोगों का फ़ायदा हो रहा है, या लोग समझना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? लोग आपसे मिलते हैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ मैं। हर तरह के लोग हैं जी। हाँ। कुछ लोग हैं जो 1000 से 1 लाख बनाना चाहते हैं 10 दिन के अंदर, उसके लिए भी कुछ क्रिएटर्स हैं, ठीक है, वो उनको सर्व कर रहे हैं। फिर कुछ क्रिएटर्स हैं हमारे जैसे जो एजुकेशन फोकस कर रहे हैं कि आप लंबे समय के लिए रहिए। अभी जब मार्केट पीछे गिरी थी, मैंने हर हफ्ते एक वीडियो निकाली है,
एनालाइज किया पर बोला रुके रहो रुके रहो रुके रहो रुके रहो। और कुछ लोग ने नीचे लिखा कि सर थैंक यू, आपकी वीडियो आती है तो दम बना रहता है। और वो आज थैंक यू कर रहे हैं, बोले सर वापस आगे देखो मार्केट, मजा आ गया, मैंने नहीं बेचा। तो ये 10 15 50 लोग भी होते हैं ना, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि यार चलो कुछ हमने इम्पैक्ट क्रिएट किया लाइफ में। हर तरीके का व्यक्ति आज यूट्यूब पे अवेलेबल है। जिसको क्विक रिच होना है वो भी अवेलेबल है, जो थोड़ा गुमा हुआ है, जिसको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं वो भी अवेलेबल है, जो निवेश करके बैठा है पर उसको समझ नहीं आ रहा मैं बेचूं या खरीदूं या क्या करूं वो भी अवेलेबल है। हर प्रकार के लोग अवेलेबल है, हर प्रकार के लोग अवेलेबल है। हमारी जो ऑडियंस है वो बड़ी सिंपल है, वो ऑडियंस है जो लंबे समय तक निवेश करना चाहती है, क्विक मनी के पीछे नहीं भागती। मैं तो कहता हूँ कि लोग कहते हैं सर क्रिप्टो में पैसे बर्बाद होते हैं। मैं कहता हूँ क्रिप्टो भी करना है ना तो SIP से कर लो। देखिए आप बर्बाद तब होंगे जब आप कचरा बिनेंगे। जब आप देश के 500 कंपनियों में अगर निवेश करते हैं, वो भी इंडेक्स के माध्यम से करते हैं, आप कैसे बर्बाद हो गए यार? यही तो 500 कंपनियां जो देश को आगे लेके जाएंगी। देश में हमारे 5000 कंपनी लिस्टेड है, हर कंपनी में थोड़ी निवेश करना है आपको। आपको तो गिनी चुनी कुछ कंपनियों में निवेश करना है। तो देश की टॉप 500 कंपनियां देख लो, बाकी नीचे क्यों जा रहे हो, उससे नीचे क्यों जा रहे हो? तो यानी कि आप कचरा बिनना चाहते हो। जब आप कचरा बिनोगे तो फिर आप कचरा ही बिनोगे। एक मज़ेदार बात है, हम लोग क्लोजिंग की तरफ चलेंगे, लेकिन आज बड़ी अलग सी क्लोजिंग में करने के मूड में हूँ। जब भी मैं आपके साथ बैठता हूँ ना तो मुझे लगता है कि हर बार मेरा जो बातचीत होती है वो पिछले से अलग होती है। जिससे इसमें बहुत कुछ मुझको बिल्कुल अलग लगा। क्वेश्चन की रिपीटेशन नहीं थी, दूसरी चीज़ें नहीं थी, बहुत से नए ज्ञान आपकी तरफ से मिले। मुझे लगता है कि इस पब्लिक को ना ज़रूरत है इनिशियल स्टेज से लेकर के ना कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाने के, कुछ ऐसे सवालों पे प्रोग्राम बनाने के जिससे एक आम आदमी ना फाइनेंशियल चीज़ों को समझ सके। अगर आप इस बात पे सहमत हों तो कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं जिससे उनको कुछ दिनों में हम उनके इसके फाइनेंस के जो लिटरेसी रेट है ना उसको और ऊपर बढ़ा पाएँ। क्या लगता है कि क्या हमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है क्या? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि द बेस्ट वे टू सर्व पीपल इज टू आंसर व्हाट दे आर आस्किंग। यानी कि जो वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं उन्हीं को हम जवाब देते हैं। ठीक है। पर अभी क्या हो रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं हमसे कमेंट सेक्शन में। हाँ, तो हम उस कमेंट सेक्शन की जगह एक फॉर्मल तरीका कर देते हैं। ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन में अगर आप अलाउ करें तो एक फॉर्म डाल देते हैं गूगल। बिल्कुल डाल देते हैं। उस गूगल के फॉर्म में कुछ सवाल पूछ लेते हैं उनसे। ठीक है। जब हम सवाल पूछेंगे और गूगल का फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा तो उससे एनालिसिस करके हमें समझ आ जाएगा कि हमको किस तरीके से क्या क्या जवाब देने हैं, कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है। जब हमें पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा कंसर्न पब्लिक का, आम जनता का वही है, तो उसके हिसाब से हम फिर समझे कि 6 बकेट्स में क्वेश्चन पूछे तो हम 6 वीडियो बना देंगे, 5 वीडियो बना देंगे, जो भी नंबर, मतलब ऐसा हमारे लिए फिक्स नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है वो। हाँ, क्योंकि मुझे ये लगता है ना कि जैसे बहुत से लोग आपसे से तो जवाब मिल जाता है, लेकिन बहुत से लोग चाइना के ऐप में, यहाँ के ऐप में, वहाँ के ऐप में फंस जाते हैं। उनके चक्कर में जो जेन्युइन लोग भी है ना उनको भी गाली सुनना पड़ती है। ठीक है। तो ये हमारी ड्यूटी भी बनती है क्योंकि पब्लिक अपने इतने घंटे हमको दे रही है देखने के लिए, तो हम उनसे क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल। तो और उनको जवाब देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप ही उनसे बोलें कि क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। बाकी आगे मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। वो कैसे वो होना चाहिए प्रोग्राम। ठीक है। तो बेसिकली आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो निवेश के अराउंड है, चाहे आपके बिजनेस के अराउंड है, आप बिजनेस में उधार में फंसे हुए हैं, बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं समझ आ रही है, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर नहीं समझ आ रही है, जो माल पड़ा है वो बिकता नहीं, जो बिकता है वो पड़ा नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप बिजनेस में फेस कर रहे हैं, आप वो भी क्वेश्चन हमारे को भेज सकते हैं। निवेश में फेस कर रहे हैं, SIP कैसे करें, अपना म्यूचुअल फंड कौन सा सिलेक्ट करें, कैसे करें, कहाँ, जैसे बहुत सारे सवाल हुए आज कि कहाँ निवेश करना चाहिए, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, इनमें फंसे हुए हैं, पर्सनल फाइनेंस में फंसे हुए हैं, बजटिंग नहीं कर पा रहे हैं, उसके अराउंड मेरे को क्वेश्चन भेज दीजिए। हमें गूगल फॉर्म डाल रहे हैं, उसमें आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आप किसके अराउंड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट या बिजनेस, जहाँ हमें भेज दीजिए। उसके बाद फिर हम इसमें आपको बताएंगे कि आगे हम इसको कैसे आपके लिए सॉल्व कर देंगे। मज़ेदार बात देखिए आपकी, मतलब मैं थैंक यू सो मच आपका कि आपने मेरे इस प्रपोजल को स्वीकार किया। अगर आपके पास यही सवाल आप पूछने के लिए जाएंगे तो शायद 6 महीना की वेटिंग हो जाए। 6 महीने बाद समय मिले, वो भी मिले कि ना मिले तो यहाँ मिले या दुबई में मिले, दिल्ली में मिले कि मुंबई में मिले, नहीं मालूम। लेकिन यकीन मानिए कि हम आपके लिए सिर्फ ये कि अगर आपके सवाल आते हैं तो हम आपको वो जवाब देंगे। और ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि अगर आप 1-1.5 घंटे हमारे चैनल पे गुजारते हैं तो कम से कम आपको सही जानकारी मिले और आपके ज़िंदगी के 2-4 प्रॉब्लम भी अगर सॉल्व हो पाएगी तो हम लोग भी अपने आप को धन्य समझेंगे कि हमने आप लोगों के लिए कुछ किया। तो फिर तैयार हो जाइए और लिख भेजिए उस क्वेश्चन को, हम फॉर्म अपलोड कर देते हैं। इसका हम आपसे कोई चार्ज नहीं करने वाले हैं।
ये निःशुल्क होगा और आपके लिए होगा। इससे हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, भले हमें एपिसोड 10 बनाने पड़े, वो हम आपको बनाकर देने वाले हैं। तो फिर आप लिख भेजिए वो कमेंट और हम लेकर के आएंगे आपके लिए वो वीडियो। तब तक इंतज़ार कीजिए आप भी, और मैं भी करता हूँ इंतज़ार।